हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बी रेडी फॉर संडे। एंड किसी ने मुझसे कहा कि वे बुजियान रेड फ्लैग के ऊपर क्यों फेल इन लव हुआ। माय डियर लांगवांग जी, रेड फ्लैग जरूर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग का कॉन्सेप्ट तो अब आया है। हमारे पूर्वज और हमारे पुरखों यानी कि हमारे एल्डर्स नहीं, दादा परदादा नाना नानी के मुंह से सुना होगा कि फला फला गांव के लड़के ने फला लड़की को भगाकर शादी कर ली। बताओ, लड़का इतना अच्छा था और लड़की लेकर आया है कलवा कलोटी। या फिर लड़की इतनी अच्छी थी, लड़का लेकर आया है मतलब कुछ भी। सही कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है, मतलब ये कहावत तो सुन ही रखी होगी। भले ही लड़का लड़की एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई बुरा है, बट पूर्वज मतलब कि दादा परदादा ऐसा कह के गए होंगे। ऐसी चर्चाएं तो पास पड़ोस की महिलाएं भी करते रहते हैं, तो ये तो सुना ही होगा ना कि प्यार अंधा होता है। सो दैट बस वे वोजियान के लिए भी कुछ ऐसा ही था। आल्सो मैं आपको बताऊं, पर्सनली फीलिंग्स की बात है। जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं, देखो वो बात सही है, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट अपनी जगह है। देखो, डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट की बात बहुत साइड को करते हैं, सिर्फ आंखों देखी बात करते हैं कि दिल किसे पसंद करता है। और जब दिल किसी को पसंद करने लगता है तो बस वही बात है ना, तमाम खामियां होने के बावजूद भी इंसान अच्छा लगता है। मैं नहीं कह रही कि रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट भी सहनी चाहिए, नो एंड नेवर, बट वही बात है ना, इट वॉज वी वोजन जिसने सब कुछ चुना। एंड मांग जी ने उसकी वैसी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की जो उसे मारे पीटे या ऐसा कुछ करे। उसने हमेशा कहा मुझसे दूर रहो। तो बस यही बात है, रिस्पेक्ट को मैं भी लब से ऊपर रखती हूँ, बट मैं ये बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही लवेरिया दिखाती हूँ, तो मेरा बिलीव है लब में कि या ऑफकोर्स इफ इंसान अगर किसी के प्यार में गिरता है तो सो दैट कुछ कमियां भी उसे कमियां जैसी नहीं लगती। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। बाय द वे गाइस, मेरे ऑफिस में एक लव स्टोरी है जो कि बहुत खूबसूरत है। रियल लव स्टोरी है, मैं ये बोलूँगी कि रियल लव स्टोरी है, बिटवीन राइटर एंड एडिटर, मतलब कि हर एडिटर और आई नो हर, मतलब मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूँ। वो बहुत प्यारी स्टोरी, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहेंगे तो मैं उनकी लव स्टोरी पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ऑफिस का उनका नोक झोंक। अगर आप बोलेंगे तो मैं इन लोगों का भी ले आऊंगी, इफ़ यू वांट, मतलब मैं ऐसे नॉर्मली पूछ रही हूँ। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एक पर्सन, लांगमांग जी, जिसकी ज़िंदगी में अब तक वैसे कोई गोल नहीं था। उसे आज तक यही नहीं पता था कि रियलिटी में उसे अपनी लाइफ से क्या चाहिए। वो बस जीता था एंड डू वट एवर यू वांट वाला काम करता था। इतना लंबा वक्त भी बूजदान से शादी के बाद गुजर गया, 3 साल 4 साल। जब वो वापस आया, दोबारा उनकी मुलाकात हुई, स्टिल उसे कुछ फील नहीं हुआ। जब धीरे धीरे चीज आगे बढ़ी, जब उसे महसूस होने लगा, अब महसूस का मतलब ये नहीं था कि कोई डीपली प्यार में घुस गया था, नहीं, थोड़ा थोड़ा थॉट आने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ही लव्स मी अ लॉट, वो मुझसे प्यार करता था या फिर करता है, देन उसने कैसे किसी और को चूज किया। अब वही बात है ना, जब इंसान किसी के बारे में सोचने लगता है तो कितना भी चाहे कि उसके बारे में ना सोचे, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता है। तो अनजान ने उसके बारे में ये सब भी जाना कि उसके जाने के बाद बेबूजान ने किस तरह रिएक्शन दिया। इसके अलावा चीजें वहां भी पहुंच गई थी जहां हमने देखा था। लांजान उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा। इसके बाद हमने उनकी नाइट स्पेंड एंड फिर ये देखा कि लांजान की बेबूजान की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। चीजें वहां तक पहुंच गई थी, जान ना जाने को इस बात का लांजान को एहसास तो बिल्कुल भी नहीं है कि आखिरकार क्यों और कब और कैसे वो बेबूजान की नजरों में आना चाहता है। आखिर क्यों, इसका जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी उसने खुद को रेसिंग के भाग में वो लेकर गया। एंड देन चीजें हमने देखा जहाँ नॉमिनेशन के दिन ही लांजान पर जानलेवा हमला होता है। कोई उसे जान से मारना चाहता है, वो पर्सन कौन ये भी पता नहीं चलता। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां 400 मीटर की दूरी पर ही लांजान का एक्सीडेंट हुआ एंड वो एक्सीडेंट बहुत बड़ा था। उसके पैरों के पास मतलब एक बड़ा खंभा जा गिरा था। अब पैर की हड्डियां टूटी या नहीं ये तो भी नहीं पता, बट उस जगह लांजान को बस वीवूजान का चेहरा दिखाई दिया। उसे बस एक इमेजिनेशन आया कि वो जीता है और वीवूजान उसके नाम का फ्लैग लेकर खड़ा है। ऐसा क्यों था उस जगह, ऐसे मौके पर कोई और चीज भी याद कर सकता था।
उसने बेवजह को क्यों याद किया? दैट्स मीन कि उसने फाइंड कर लिया कि उसके लाइफ में एक मोटिव है, उसे कुछ करना है। बात यहाँ लवेरिया और उसकी नहीं थी। असल में जिंदगी से इंसान को क्या चाहिए, उसका जवाब लांग जान को पता चल गया था। इससे पहले इतनी उम्र में कभी उसने इस बात का एहसास नहीं किया कि हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ चाहिए होता है या कुछ न कुछ मोटिव होता है, न उसके पास क्या है। बट नाउ ही हैज क्लियर ऑप्शन। उसके पास अभी क्लियर ऑप्शन था। सीन शिफ्ट होकर परसेंट में आता है। धीरे धीरे लान जान की आग पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। उसे कुछ भी न समझ में आ रहा था, न सुनाई दे रहा था। वो पूरी तरीके से ब्लैंक था। सीन शिफ्ट होकर रात के 10 बजे पहुंचता है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। लान फैमिली के सबसे छोटे मेंबर, कहा जाता है उन्होंने ड्रग्स लेकर बाइक को चलाया और रेसिंग की। इतना नशे में होने के बावजूद भी उन्हें ये लगता था कि वो जीत जाएंगे, और उन्होंने अपना एक्सीडेंट कर लिया। बकवास बातें हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने ड्रग्स लिया होगा। जेडन बैठा हुआ मन में सोचता है, लग तो नहीं रहा था ऐसा। इतना बढ़िया कोई ड्रग्स लेने वाला इंसान क्यों ही चलाएगा बाइक, है ना भाई? उसने फिर से मतलब उंगली करते हुए, कहते ना कि उसकी उंगली ही तोड़ देनी चाहिए, वो पर्सन ऐसा ही था। वीवूजान की तरफ घूमकर देखा। वीवूजान किसी के साथ बिजी था, थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने भाई की बातें सुनी। पता नहीं, उसने सिंपल सा जवाब दिया। चेंग वहीं बैठा था। ऑलमोस्ट उसने घूरा उसे, यानी कि जेडन को घूरा। क्या वो मर गए होंगे? जेडन के मुंह से अवाक सा निकल गया। जब कोई फूहड़ पैदा ही होता है ना, तो यही होता है, न मुंह में कोई लगाम, न हाथ पैर में कोई लगाम। तो जेडन के साथ यही मसला था, कुछ भी बोलता था बेचारा। जब उसने ये कहा तो जियान चेंग ने फिर से उसे घूरा, एंड दीदी ने भी उसे घूर कर देखा। एंड कुछ गिरने की आवाज आई। पीछे भी वूजियान, जिसके हाथ में एक दूध का गिलास था, वो नीचे जा गिरा। ओ, मेरे हाथ से फिसल गया, उसने सबको देखते हुए कहा। एंड उसने मेड को इशारा किया कि गिलास उठा ले। मुझे लगता है मुझे ऊपर जाना चाहिए। और ये कहते हुए भी वूजान थोड़ा सा मुस्कुराया। थोड़ा ग्लोइंग ग्लोइंग चेहरा लेकर ऊपर चला जाता। तुम्हें कितनी बार मना किया उसके सामने फालतू फालतू की बातें मत किया करो। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, इसमें इतना बड़ा मसला क्या हो गया? जैसे उसने ये कहा, जियान चिंग ने उसकी तरफ देखा। बस गालियां नहीं दे सकता था, चूंकि ब्लड का भाई लगता है। ऑलमोस्ट उसने घूर ही दिया था उसे। उन्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़े या ना पड़े। अतीत की चीजें अतीत में ही रहने दो, वही अच्छा है। चिंग ने उसे गुस्से में डांटा। क्या आइंदा से तुम्हारा कोई मतलब नहीं? ये कहते हुए चिंग वहां से चला गया। हद हो गई, वे वूजान भाई को कुछ नहीं कर पाए जिन्होंने उनकी मदद की, और मुझे बोल रहे हैं। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वांग जी को एम्बुलेंस में लिटाया जा रहा था। वहां भी वूजान भी उसकी मदद के लिए पहुंचा था। जब घर वालों ने उसकी तरफ देखा, तो उसका आंसर यही था। उसकी जगह कोई अननोन भी होता तो भी वूजान यही करता। ये लानजान की वजह से नहीं है, बल्कि वो हम्बल ही इसलिए ऐसा है। फ्लैशबैक खत्म हो। सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में पहुंचता है। रात के 3 बजे। देखिए, उनके पैर की हड्डी टूट चुकी है। हमने उसमें रॉड तो डाल दी है, लेकिन हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि वो आगे रेसिंग कर पाएंगे या नहीं। बाकी रही बात चलने फिरने की, वो चल सकते हैं। स्पीड से दौड़ नहीं सकते, बट चल सकते हैं। आपको कितना पैसा चाहिए? जितना पैसा चाहिए हम लगाएंगे। लान कुरैन रोते हुए कहने लगे, क्योंकि हम जानते हैं वो लानजान को कितना प्यार करते हैं। लेकिन यही बात है ना, हर जगह पैसे काम नहीं आते हैं। आई एम रियली सॉरी। अगर ऐसा किया जा सकता तो मैं कर देता। दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल अब ये सब नहीं कर सकता। उनकी हड्डी काफी बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुई है। आई होप दोबारा ऐसा ना हो, वरना वो एक पैर से चल नहीं पाएंगे। लान कुरैन तो रोने लगे, लेकिन लान जान के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उस जगह उनके आंसू तो नहीं आए, लेकिन यकीनन वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। बात वहां वांग जी पर गुस्सा करने की नहीं थी। वो सोच रहे थे कि आखिरकार चीजें ऐसी क्यों हो गई। न वांग जी को ग्रांड माँ के घर छोड़ते, और न वो इतना बिगड़ता। अब चीजें इतने आगे निकल चुकी थी कि उस लड़के को संभालना भी मुश्किल था। पूरा टीनेजर एज उसने यूं ही बर्बाद किया। मम्मा को एकदम से सदमा लग गया। क्या कर सकती थी? उनके भी हाथ में कुछ भी नहीं था। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास पहुंचा। लान फैमिली के सारे मेंबर ने न्यूज देखे कि मीडिया वाले मिर्च मसाला बेवजह का लगा रहे। वो बात अलग है, वांगजी ड्रग्स लेता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रेसिंग भी कर रहा था। अंकल। थोड़ा रुकने के बाद उसने अंकल को पुकारा। हाँ बाबा। क्या मुझे देखने नहीं आया? लालचंद को होश आया था। दिन में 2 बजे के आसपास। वो काफी देर से चुप एंड खामोश था। नहीं। क्या जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहां आसपास था?
अब एक फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब मैनेजर वहां पहुंचे तब तक विभूषण वहां से जा चुका था। सो मैनेजर ने उन्हें नहीं देखा और विभूषण काफी हिडन था क्योंकि वो मीडिया की नजरों में आना नहीं चाहता था। मदद तो उसने की बट पूरी तरीके से हिडन होकर। वहां पर बस लोग थे जो भीड़ लगाकर थे और मैं पहुंचा कुछ लेट में और एम्बुलेंस आई थी। इसके अलावा वहां पर वो नहीं थे। उसकी आंखों का पानी मर गया है क्या? थोड़ा रुकने के बाद उसने पूछा। मैनेजर ने उसकी शक्ल को देखा। बोल कौन रहा है? मतलब ऐसे बाबा जिन्होंने उन्हें रुला रुला के छोड़ा है। बट वही बात है ना, वांग जी को इल्जाम भी तो नहीं दिया जा सकता। थोड़ा सोचने के बाद वो अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता है। बाबा मत हिलाइए। क्यों? उसने अपने अंकल से सवाल पूछा। अभी भी जिद्दी लड़का था। डॉक्टर ने कहा आपको हिलाना नहीं चाहिए, आप चल भी नहीं पाएंगे। एटलीस्ट 15 दिन आपको ऐसे ही बेड पर रहना है। आज से 13 दिन बाद ही सेकंड लेवल का रेस है ना। मैं ऐसे नहीं रह सकता। डॉक्टर ने कहा आप रेसिंग नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। उसने पैनिक होते हुए कहा मैं ही नहीं कर सकता। एटलीस्ट मैं अपनी जिंदगी में आखिरी बार ये रेस तो जरूर जीतना चाहता हूँ। एंड ही डजंट नो व्हाई, क्योंकि वो जानता है उसे क्या अचीव करना है। यहाँ बात खुद को नंबर 1 साबित करने की थी ही नहीं। यहाँ बात ये थी कि नाउ ही नोस, उसे पता है कि उसकी लाइफ में भी एक मकसद है। लेकिन बाबा क्या होगा? चल नहीं पाऊंगा इसके बाद। कौन सा मेरे साथ चलने के लिए कोई बैठा जिसे ऑकवर्ड लगेगा अगर चल नहीं पाया तो मैं? मैनेजर तो अवाक सा रह गए। वो क्यों अब किसी की बातें कर रहा है? उसी पर्सन को तो नहीं चाहिए था कोई कि उसके साथ में कोई रहे। नाउ अब उसे क्या हुआ? खैर अंकल उसकी अजीब बातों को ना समझ पाए। बाकी घर वाले भी चले गए? उसने फिर से नाराज होते हुए पूछा। पता चला बाकी घर वाले भी उसे बिना मिले ही चले गए। मतलब जब उसे हुआ तो सिर्फ वहाँ मैनेजर थे। इट्स ओके। अब मैनेजर कहाँ छोड़ के चले जाते अपने बाबा को? ठीक है आप जाइए। सीन शिफ्ट होकर रात के मतलब शाम के 5 बजे पहुंचता है। वांग जी चुपचाप बेड पे बैठा हुआ था। अभी 13 दिन तो उसे हिलने डुलने से भी मना किया गया। अदरवाइज अभी फिलहाल तो मना ही है। बट उसका रेस का वो है तो मे भी वो चले, बट फिलहाल तो पैर भी नहीं हिला सकता। वो मन में सोचता है विभूषण। उसे कई बार की चीजें फ्लैशबैक में याद आई कि जब भी वो नशे में आता था विभूषण उसके शूज तक उतार देता था, उसकी केयर करता था, उसके मोजे भी उतार देता था, उसे ब्लैंकेट डालता, उसे सही से तकिया रखता। ये सारी चीजें वांग जी को कई बार की याद है, कोई पहली बार नहीं है। तब उसकी केयर कहाँ चली गई? तब लांचा ने कभी अटेंशन नहीं दिया क्योंकि उसे विभूषण के लिए कोई प्यार फील नहीं होता था। वो हमेशा विभूषण से कहता था मेरे लिए सब करने की जरूरत नहीं है। तो फिर अब उसका केयर कहाँ गया? लांजान के मन में सवाल आया कि अब कहाँ गया उसका केयर। अब तो मरने वाला था। कुछ और हो जाता तो शायद मर जाता। तो क्या अभी भूजान को जरा भी नहीं चाहिए कि उसे देखे या फिर उसके पास खड़ा रहे, या ठीक है मरता हुआ उसका चेहरा ही देख ले। शायद अभी भूजान ये सब नहीं चाहता था। क्या इतनी जल्दी किसी के दिल से प्यार की चीजें खत्म हो जाती है? वांग जी ने सुना है। उसे कभी यकीन तो नहीं हुआ कि प्यार फॉरएवर होता है, बट उसने सुना है। तो क्या ये झूठी बातें हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं? क्या ये झूठी कहानियां हैं जो सुनाए जाते हैं, या फिर ये झूठे किस्से जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं कि प्यार फॉरएवर होता है? फिर बेबूजान का प्यार इतनी जल्दी कहाँ चला गया? वो काफी देर इस बारे में सोचता रहा। यकीनन वो काफी हद तक उसे सोच रहा था। सीन शिफ्ट होकर बेबूजान पे जाता है जो एक अर्जेंट मीट के लिए चाइना के उत्तरी इलाके में था। बट उसने कह दिया था कि वहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड है एंड वो 5 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं कर पाएगा। तो मीडिया में आलतू फालतू की चीजें आने लगी कि उनका पार्टनर, उनका बॉयफ्रेंड कोई तो उनके साथ पड़े वहां होटल में, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी वापस आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। वांग जी हॉस्पिटल में था। अभी मुश्किल उसने सूप पिया था एंड उसने बस न्यूज ओपन की थी, मतलब अपना फोन ही ओपन किया था। आलतू फालतू की न्यूज उसने अपने बारे में पढ़ी, प्लस उसने वीबूजियन के बारे में मतलब डेटिंग की अफवाह सुनी। आपको क्या लगता है? उसने अपने अंकल को पकड़ लिया, मतलब अंकल वहीं बैठे हुए थे। सो अंकल से पूछने लगा किस बारे में? उसका बॉयफ्रेंड इतना हिडन क्यों है? उसने सवाल पूछा। बाबा मुझे कैसे पता होगा उनका बॉयफ्रेंड हिडन कैसे है? क्या वो मुझसे बेहतर हो सकता है? वांग जी ने सवाल पूछा। मैनेजर ने मुंह घुमाया। पापा शकल के अच्छे, इसका मतलब ही नहीं बाबा के अंदर कोई क्वालिटी घुसी पड़ी है। बचपन से लेकर आज तक तो बिगड़ैल है, मुंह पे कैसे कह दे कहीं उन्हें फायर ही ना कर दिया जाए। आई मीन बाबा मिला कहाँ से रहे थे? बाबा में क्वालिटी क्या है? कुछ एक क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। बाबा मेरा मतलब कि आपकी बात अलग है।
लान जान ने अंकल को घूरा था। ऑलमोस्ट उसने पकड़ ही लिया था कि उसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, देन वो कंपेयर क्यों कर रहा है? आपकी कोई बराबरी ही नहीं बाबा। एंड दोबारा भी उसने जब ये बातें कही, वांग जी को और मिर्ची लगे, मतलब दिल रखने के लिए अंकल ये सब बातें कह रहे हैं। आई नो आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो थोड़ा रुकने के बाद उन्हें देखते हुए कहता है, लेकिन झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आई नो वेरी वेल दैट कि मुझ में ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं है। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रुकने के बाद उसने उनका चेहरा देखते हुए कहा, बाबा पहले से बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए हैं। ये बात सोचा उनके मैनेजर ने मन में। वांग जी थोड़ी देर न्यूज देखता रहा। आप मुझे प्यार क्यों करते हैं? सडनली उसने अपने मैनेजर से सवाल पूछ लिया। हम कोई ब्लड के रिश्ते से नहीं हैं। आप बस मेरे डैड के एक सर्वेंट जैसे हैं। लानजान ने बस सुनना चाहा था। वाई वाई वो लव उन्हें क्यों करते हैं? कोई रीजन होना चाहिए ना। उसे बस प्यार जैसे वर्ड पर थोड़ा थोड़ा यकीन सा होने लगा था। यहाँ प्यार कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच की नहीं, प्यार वो प्यार जो किसी के बीच में हो सकता है। सो दैट वो अंकल से पूछ रहा था कि आप मुझे प्यार क्यों करते हैं? बाबा सच बोलूं तो आप बहुत नन्हे से थे जब से मैंने आपको देखा है, आपकी केयर की है। इतने नन्हे थे कि मैं आपको गोद में ले सकता था। आपने सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारा है। उतना अपने डैड के साथ नहीं गुजारा, उतना अपने ग्रैंड पा ग्रैंड माँ के साथ नहीं गुजारा जितना मेरे साथ गुजारा है। मैं काफी इमोशनली कनेक्टेड हूँ आपसे, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ हमारे बीच कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है और मैं बस नौकर हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा है कि मैं आपको प्यार किसी वे में करूँ। बस मुझे आपसे प्यार है। मैं आपके लिए काफी इमोशनल महसूस करता हूँ। ओह तो अनकंडीशनल प्यार है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे वैसा फील नहीं होता तो आप क्या बोलेंगे? बाबा वही बात है ना। मैंने कभी आपको अपने प्यार के बदले में प्यार नहीं मांगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से रहें, खुश रहें। प्यार अनकंडीशनल होता है। कोई रीजन, कोई वजह नहीं होती प्यार की। किसी को चाहने की कोई वजह नहीं होती। दैट इज द रीजन कि उसने मुझे चाहा। उसने रुकते हुए पूछा। क्योंकि किसी को चाहने की कोई वजह नहीं होती, किसी से भी चाहत लग सकती है। मैं इतना बुरा था, मैं कहीं से भी अच्छा नहीं था। आई नो दैट। मैं देख पा रहा हूँ खुद को। मैं एक टीनेजर वांग जी को देख पा रहा हूँ जो मेरे सामने बिगड़ैल चीजें क्या करता था। ड्रग्स लेना, क्लब में जाना, रेसिंग करना, ये मैं था। फिर भी उसने मुझे चुना क्योंकि उसने बिना वजह का मुझसे प्यार किया। उसके पास कोई वैसी वजह नहीं थी प्यार करने की। आई वॉज ब्लाइंड। मैं उस वक्त अंधा था। थोड़ा रुकने के बाद अब उसे एहसास हुआ, वो आज देख पा रहा था कि वो अमीर था इसलिए नहीं कि विभूजन से प्यार करता था। वो अमीर था इसलिए नहीं कि विभूजन से हैंडसम, मतलब वो हैंडसम था इसलिए उसे प्यार करता था। विभूजन के बस उसे प्यार करने की कोई वजह नहीं थी। ना कोई लालच था, ना कोई चाहत थी। ऑफकोर्स प्यार अनकंडीशनल होता है, बिना शर्तों के प्यार, बिना नियम के प्यार, बिना रूल के प्यार। ऑफकोर्स प्यार जैसा होता है ऐसा कुछ नहीं होता। एक अथाह सागर में बहने वाला वो भाव जिसे इंसान कभी खुद से रोक नहीं पाता। इंसान के बस में प्यार करना न करना कभी होता ही नहीं है। थोड़ा रुकने के बाद वांग जी ने अपने हाथ को देखा। इन हाथों में वो था, उसका हाथ भी था। वो चाहता तो उसे थाम लेता, लेकिन उसकी बुरी किस्मत थी जो वो विभूजन को समझ ना पाया। अब यहाँ पर वांग जी को प्यार से ज्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा था कि उसने क्या खोया है। सो दैट कि अगर मैं बोलूँ कि मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ तो पॉसिबल नहीं है। और क्यों मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ? जस्ट बिकॉज कि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैंने उसे हर्ट किया। मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मुझे एटलीस्ट क्या चाहिए लाइफ में, विभूजियन या उसकी माफ़ी। थोड़ा रुकने के बाद उसने अंकल की तरफ देखा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैनेजर हक्का बक्का हो गए थे। लगता तो नहीं है विभूजन बाबा मिलेंगे, बट बाबा को अगर मना करेंगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा। बट अगर विभूजन बाबा ने मुंह पे मना कर दिया तो उन्हें और ज्यादा बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा है वही बुरा फील करवा दे उसे। बाबा मुझे नहीं लगता कि वो अब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आपको लगता है अफवाह सच हो सकती है? बाबा वैसे मुझे तो लगता है कि हाँ, उनकी लाइफ में कोई है। मैंने भी सुना बात करते हुए। और ऑल्सो आज से रूमर्स नहीं है, काफी पहले से रूमर्स है। जब से वो फेमस है तब से रूमर्स है। इट कैन बी, ये हो सकता है। ओके ओके। वो कुछ नहीं बोला। सीन शिफ्ट होकर नाइट में पहुंचता है। क्या मम्मा भी मुझसे मिलने नहीं आएंगी? लंजन ने अपने मैनेजर से सवाल पूछा। आई डोंट नो बाबा, मुझे इस बारे में नहीं पता। क्या सब मुझसे नाराज है? थोड़ा रुकने के बाद उसने पूछा। अब उसे आज क्यों फर्क पड़ रहा था? वो वही बंदा था जो
मम्मा की एनिवर्सरी पर भी ना जाता तो उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। मैनेजर भी उसके अंदर के बदलाव देख रहे थे। ठीक है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो बदल रहा है, बट थोड़ा थोड़ा वो जो सवाल पूछ रहा था, इससे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो सब चीजें महसूस कर रहा है जो उसे करना चाहिए एक्चुअल में। मुझे नहीं पता, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। मेरा पैर, वो अपने पैरों को देखता है, शायद इसलिए मम्मा को बुरा लगा। थोड़ा रुकने के बाद वो फिर से कहता है, या शायद वो मुझे मिलना नहीं चाहती। थोड़ा रुकने के बाद उसने फिर से ये बात रिपीट किया, तो उससे भी एहसास है कि मे भी उसने इतना हेट गेन कर लिया है, मतलब उसे इतना हेट मिल रहा है कि मे भी उसके घर वाले भी उसे मिलना नहीं चाहते। हो सकता है। सीन शिफ्ट होकर वे वुजान पे पहुंचता है। अभी एक तो ठंडे इलाके में शूटिंग कर रहा था, ऊपर से उसे मार्केट से कुछ लेना था। मतलब ठीक है, एक तो इतना वायरल रहता है कि कहीं से भी कुछ खरीदने जाता है तो ढंग से खरीद भी नहीं पाता है। ठीक है, मेरा फोन मेरे पास ही रहने दो। लेकिन बाबा कोई आपको कैप्चर कर सकता है, वीडियो कॉल पे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैं बात के बिना नहीं रह सकता, तुम नहीं जानते मैं कितना प्यार करता हूँ उससे, विभूषण ने रुकते हुए कहा। मुझे तो मालूम है, पीछे चलती हुई सेक्रेटरी ने जवाब दिया। एंड ही इज सो क्यूट। आई नो बिकॉज ही इज माइन। विभूषण और वो आपस में कुछ बात कर रहे थे, तभी विभूषण का फोन रिंग हुआ। उसके दोस्त ने कॉल किया हुआ था, याओ। हाय, विभूषण ने बहुत ही लंबे अंदाज में कहा। बर्फबारी हो रही थी, असल में वो मार्केट में थे। वैसे तो विभूषण अपना फेस ढक रखा था, बट उसकी सेक्रेटरी को इस बात का डाउट था कि अभी भी मीडिया वाले उसे हिडन तरीके से फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगा था कि अब सुपरस्टार हो गए हो तो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं करोगे। बकवास बातें बंद करो, अभी कल ही हमसे बात हुई, मतलब सुबह ही तो बात की है। और तुम 24 घंटे में एक बार कॉल जरूर करते हो, इतना तो मुझे पता है। चलो अच्छी बात है। वैसे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा था। देखो यहाँ भी बर्फबारी हो रही है। असल में उसका दोस्त याओ, हम जानते हैं शुरू से उसे बहुत ज्यादा मानता है। हाँ, अच्छी बात है, बर्फबारी तो यहाँ भी हो रही है। थोड़ा बात करने के बाद उसने कहा कि कुछ दिन पहले रेसिंग में जो कुछ भी हुआ था, बेवजह की अफवाह उड़ रही है। क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही वांग जी तुम्हें घूर घूर के देख रहा था। कहीं तुम इसे। नहीं, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम नहीं जानते कि एक एक्टर के आगे पीछे र्यूमर्स होना कितना जरूरी है? आई मीन लाइमलाइट में होने के लिए इतना तो जरूरी बनता है। फेमस से फेमस एक्टर हो या एक्ट्रेस, उसके आसपास अराउंड अगर कंट्रोवर्सी ना हो तो फिर काहे का एक्ट्रेस एंड एक्टर। इट्स ओके, इतना चलता है, डोंट केयर। भी बुझान ने बहुत बहुत ही लापरवाही से जवाब दिया। सीन शिफ्ट होकर वांग जी पे पहुंचा। आज पूरे 1 हफ्ते हो गए थे हॉस्पिटल से, अभी तो उसे छुट्टी नहीं मिली थी, अभी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने ही अभी चलने के लिए मना किया है। उसका जो पैर फ्रैक्चर था उसमें रॉड तो थी, बट ठीक था। उसे इस बात की केयर थी कि प्रैक्टिस की उसे जरूरत नहीं है, बट स्टिल उसे 13वें दिन वहां पर जाना होगा। सीन शिफ्ट होकर पूरे 10 दिन बाद पहुंचता है। विभूषण पूरे 10 दिन बाद वापस आया और आधी रात में पहुंचा, मतलब एयरपोर्ट पे मीडिया वाले उसे घेरने वाले, इसलिए ऐसे मौके पर आया। हद हो गई, विभूषण जो कि मन में कह रहा था, मतलब ठीक था, उसे अच्छा लग रहा था। उसकी लाइफ में इतना चोरी छिपे वाली चीजें चल रही हैं, बट ठीक था, सब कुछ ठीक था। ये पागल वागल है क्या? जेडन ने एकदम बिल्कुल अपना पजामा पहन रहा था, एंड पजामा पहनते हुए उसे गुस्सा आ गई, क्योंकि अभी बड़े से स्क्रीन पे न्यूज आ रही थी कि हाँ मंगजुन जो है, मतलब सब लोग कहते थे कि वो पागल है, ड्रग्स इतना लेते हैं कि अब उन्हें इतना भी पता नहीं कि उनके पैर में फ्रैक्चर एंड रॉड डाली गई है, स्टिल वो भाग लेना चाहते हैं। जब ये बात उसने जेडन ने सुना, उसे ना जाने क्यों मिर्ची लग रही थी। सबने फिर से घूमकर उसकी तरफ देखा। उसे कितनी बार मना किया गया है, वांग जी के बारे में कोई भी न्यूज आया तो उसे नॉर्मल रिएक्ट करना है। इतना रिएक्ट वो भी वुजियान की न्यूज पर नहीं करता जितना कि अपने जीजा, मतलब कि एक्स जीजा जी के ऊपर रिएक्ट कर देता है। आई मीन मेरा वो मतलब नहीं था। आप लोग मुझे मत घूरिए, ये आदमी सच में पागल है, या तो ये मर जाएगा या तो इसका पैर चला जाएगा। विभूषण अपने सेक्रेटरी के साथ जस्ट अभी इंटर हुआ था, एंड उसे कुछ जरूरी बात करनी थी अपकमिंग मूवी को लेकर। वो सीधा अपने कमरे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा था, बट जब विभूषण ने कहा टांगे टूट जाएंगी या तो मर जाएगा, एक टक बातें, मतलब कि जब जेठन ने कहा तो विभूषण के कदम रुके, एंड वो घूम के देखने लगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। एंड उसकी नजर हॉल एरिया में लगे बड़े से स्क्रीन पे चली गई थी, जिसमें वांग जी का टीनेजर एज का वो फीचर दिखा रहे थे, मतलब टीनेजर एज का टाइम का, जब वो 16-17 साल का था, रेसिंग किया करता था, कितने वो वाहियात तरीके से गाड़ी या कार चलाता था। ये बाइक चलाता था जैसे कि उसे कभी कुछ होने वाला ना हो, और आज अपना पैर ही तोड़ के बैठा हुआ है, एंड ऊपर से वो भाग लेने की बात कर रहा है। एंड मीडिया में तो यही दिखा रहे थे कि वो सच में ज्यादा पागल हो गए हैं।
विभूजन बस 5 सेकंड के लिए वहां पर रुका। एंड जब वो रुका तो सब में सन्नाटा छा गया। इसके बाद विभूजन अपने सीक्रेट से बात करते हुए ऊपर चला गया। बाबा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपका घर वाला ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा है। कोई भी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से मीडिया वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। लांचान थोड़ा रुका। उनके वाहिया सवालों से मेरा मूड खराब होता है। थोड़ा रुकने के बाद उसने कहा, मैनेजर ने मुंह घुमाया था। ऐसे रहेगा तो बाबा ग्रीन फ्लैग कहाँ से बनेंगे? रेड फ्लैग की पूरी क्वालिटी उनके अंदर बैठी हुई है। बाबा, ऐसा करेंगे तो आप कभी डेट पे भी नहीं जा पाएंगे। डेट के नाम पर लांजान ने मैनेजर को देखा। क्या उन्हें नहीं पता लांजान को कोई डेट नहीं चाहिए? बट ठीक था, डेट के नाम पर उसे बुरा नहीं लगा। इससे पहले तो बुरा भी लग जाता था। डेट? उसने खुद ही डेट का नाम लिया। हाँ, मैनेजर ने बहुत अच्छे से मुंह को फैलाते हुए कहा। क्या मुझे डेट पे जाना चाहिए? उसने जब ये पूछा तो एकदम से मैनेजर को खांसी आ गई। मतलब ठीक है, 25 साल के बाबा उल्टा ही सवाल पूछ रहे थे। अब बाबा, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ किसके साथ? लांचन ने फिर से पूछा। अब मैनेजर को तो सदमा आ जाना था। मतलब ठीक, तब क्या वो बताएं किसके साथ? बाबा को खुद चूज करना है कि उन्हें किसके साथ डेट पे जाना है। बाबा, ये तो बहुत पर्सनल सवाल हो गया। मैं कैसे बता सकता हूँ? लेकिन अगर आपको कोई लड़की चाहिए तो मैं जम कर सकता हूँ। लड़की? लांचन को अजीब लगा, ऑकवर्ड भी लगा। मुंह घुमा लिया उसने लड़की के नाम पे। ठीक था, अभी कुछ साल पहले जब उसकी शादी लड़के से लग रही थी तब भी उसने ऐसा ही रिएक्ट किया था। बट लड़के को शायद समझने लगा था, सो दैट वो अब लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहाँ भी भूजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ, मतलब लांचन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। स्टिल वो सही से चल तो नहीं पा रहा था, बट उसने अटेंड करने की बातें कही। मैंने सुना है कि आपका पैर भी हमेशा के लिए जा सकता है। मतलब आप अपने पैर को भी खो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस बार जो आप इस रेस को इतनी हद तक जीतना चाहते हैं? इससे पहले आपने बहुत सारी रेसेस जीती हैं। आपके रिकॉर्ड अभी भी कोई नहीं तोड़ पाएगा। इससे पहले मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अवार्ड और वो नाम, वो मुझे कभी नहीं चाहिए था। अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। लंदन इंटरव्यू में बता रहा था। सो दैट हमें भी बताइए कि आपको क्या चाहिए। पीछे से एक लड़की यंग एज की थी। उसने सवाल पूछा। वही जिससे मुझे सुकून मिले। और ऐसा क्या है जो आपके दिल को सुकून दे सकता है? एक औरत जो मिडिल एज की थी आगे खड़ी हुई थी। वही जिसने मेरी जिंदगी को ऊपर से नीचे तक बदल दिया है। मैं बस परेशान हूँ। क्या ये प्यार का मामला है? किसी और ने भी सवाल पूछा। प्यार? लांजन थोड़ा रुका। अब उसे खुद भी तो कंफर्म होना चाहिए कि प्यार का मामला है या नहीं। ही इज द ओनली वन जो मुझे परेशान कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसका नाम क्या देना चाहिए। ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था? आप किसी को बहुत गहरी नजरों से घूर रहे थे। किसी को, मतलब सबको पता है वहाँ एक्टर वीबू जान की बातें चल रही हैं। कहीं उनसे तो नहीं? डॉट डॉट डॉट। लांचन थोड़ी देर चुप रहा। वो खुलेआम किसी का नाम नहीं लेना चाहता था। नहीं तो उसने इस जगह मना किया। ये वो जानबूझकर था। एटलीस्ट उसमें इतनी तो चीज थी कि ठीक है, अभी इस तरह वो उसका नाम खराब नहीं करना चाहता, तो उसने मना किया। बट ठीक था, ये तो पता था कि अभी इसलिए कर रहे हैं, किसी कोई पर्सन है, कुछ परेशान है, इसलिए सब चीजें कर रहे हैं। बाबा, मैं आपको बहुत देर से बुला रही हूँ। क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं? आप बस न्यूज देख रहे हैं? सीन शिफ्ट होकर वे बुजियान के केबिन में पहुंचता है। वो चुपचाप बैठा हुआ था। अभी उसकी सेक्रेटरी एक डायलॉग के ऊपर कुछ डिस्कस करने आई थी जिसकी शूटिंग चल रही थी। बट उसने जब वे बुजियान को कोई लाइव न्यूज देखते हुए देखा और वो वांगजी का ही न्यूज था, तो 2-3 बार उसने पुकारा। बट ठीक था, जब वी बुजियान ने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ी देर चुप खड़ी हो गई कि पहले वो न्यूज सुन ले, इसके बाद वो पुकारेगी। एंड अब जाकर न्यूज खत्म हुई। बट वी बुजियान काफी खोया सा था। बाबा, मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? हाँ हाँ, वे बुजियान ने तुरंत ही अपने फोन को साइड में किया। उसे एहसास हुआ कि वो किसी के बारे में न्यूज देख रहा था। हाँ बोलो। वो सॉरी, मैं कुछ न्यूज में ज्यादा ही बिजी था। थोड़ा रुकने के बाद उसने कहा, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। क्या ऐसा है? थोड़ा सा दिख रहे हैं। मुझे पानी पीना चाहिए ज्यादा। वे बुजियान ने बोतल को खोलते हुए कहा, अदरवाइज स्किन ड्राई हो जाएगी। बाबा, कहीं आप उनको? नहीं, मैं किसी को लेकर परेशान नहीं हूँ। उसने सीधा साफ साफ मना किया। आई डोंट केयर। उसने अपनी मैनेजर को या सेक्रेटरी को सीधा जवाब दिया। सीन शिफ्ट होकर 13 तारीख में पहुंचता है। चेंजिंग रूम में वांगजी सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट वो जानता है बाइक चलाने के लिए उसे बस बाइक पे बैठना है। बाकी सब उसके हाथ का और उसके ध्यान का कमाल है। बाबा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैरों को भी खोल सकते हैं। जिंदगी में यही चीजें जो मैं करना चाहता हूँ। इससे पहले जो कुछ भी किया बस पैशन में किया। ये बस दिल से कर रहा हूँ।
लेकिन बाबा, मैंने कहा ना, मैं करना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों लोग स्टेडियम में भरे हुए थे। लाइव न्यूज़ दिखाया जा रहा था। अब लाइमलाइट में जो वांग जी ने इंटरव्यू दिया था पूरी तरीके से वायरल था। और ये लाइमलाइट में पब्लिक जो कि जिसे रेसिंग में इंटरेस्ट नहीं था, वो उसे भी रेसिंग में इंटरेस्ट आ गया था, जो कि अच्छी खासी स्टोरी पनप गई थी। ये अब तक के रिकॉर्ड का सबसे हाईएस्ट रेसिंग होने वाला था, जिसमें पब्लिक इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी। ना फिर पब्लिक बल्कि बिजनेसमैन, एक्टेक लोग भी इन्वॉल्व थे। ऑफकोर्स लान फैमिली का मेंबर था एंड आने वाला सीईओ था। और जहाँ लाइमलाइट वहाँ पैसा। एवरीवन नोज कि बिजनेसमैन को भी लाइमलाइट में आने के लिए एक चीजें करनी पड़ती हैं, सो दैट वो जवान है, वो यंग है, वो अगर ये कर रहा है तो इसमें क्या ही बुरा है। और तो लान कुरैन भी हिडन तरीके से पहुंच गए थे, मतलब कि मास्क लगा के पहुंचे हुए थे कि कोई उन्हें पहचान ना ले, बट बैठे तो थे। लान कुरैन अलग बैठे हुए थे, 2 मंजिला ऊपर जेबुजिन भी बैठे हुए थे। देखना तो उन्हें भी अपने भाई को था। वो बात अलग है कि उसका पैर टूटा हुआ एंड कुछ भी हो सकता है, बट ठीक था अभी उसने चैलेंज दिया था एंड घर वालों को लग रहा था मे बी लवेरिया का मामला है, सो दैट देख लिया जाए कि इस बार उसकी जिंदगी में क्या बदला। अब मम्मा डैडी पता नहीं, वो भी कहीं कपल टाइप में बैठे ही होंगे, बट 2 लोग तो बिल्कुल कैमरे से फोकस भी किए जा रहे थे। ये सामने कौन दिख रहा है? जेडन जो है वो और पना में चिल्ला पड़ा, क्योंकि जो जे बुजुन थे ना, किसी कैमरा मैन है जो कि बहुत हरामी पना करते हैं कैमरा वाले, मतलब कोई कोई कैमरा वाले जो ज्यादा ही थोड़ा सा नोटी टाइप के, बास्टर टाइप के होते हैं, उन्होंने जानबूझकर जे बुजुन के मतलब हिडन चेहरे को भी कैप्चर कर लिया और बड़े स्क्रीन पे दिखा दिया। अब जे बुजुन साइड में भी हो रहे थे, बट दिख गया कि ठीक है वो भी अपने भाई को देखने आए हैं। तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है? जियान चेंग का तो सुलगा ही रहता है, मतलब ऊपर से नीचे तक सुलगा ही रहता है वो। आप तो बिल्कुल सुलगे ही रहते हैं, जेडा ने देखते हुए कहा। मुंह बंद करो अपना, जब देखो तब ढंग से कोई अच्छी बात नहीं निकल पाती। आपको तो एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। वी बुजियान ने उसकी तरफ देखा। है ना भाई? उसने वी बुजियान से पूछा। आई एम नो नॉट श्योर। वी बुजियान ने मना किया। मैं वी बुजियान की तरह की नहीं हूँ, जियान चिंग ने उसे सुनाते हुए कहा। बस करिए, मुझे पता आपका बॉयफ्रेंड है। बकवास बात है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अलग अलग ही बहस चल रही थी। वी बुजियान के हाथ में ग्रीन झंडा था और आज भी उसने यही कहते हुए उठाया था कि जो परफेक्ट है वो उसी का ग्रीन झंडा उठाएगा। खैर अभी रेसिंग शुरू होने में कम से कम 20 मिनट बाकी थे। आप यहाँ पर? अचानक से जब मैनेजर मुड़े तो देखा कि वी बुजियान उधर आ रहा था। चेंजिंग रूम में उसका आना ऑफकोर्स इत्तेफाक तो नहीं था, क्योंकि चेंजिंग रूम में कोई और अदर पर्सन नहीं जा सकता। वो बात अलग थी, वी बुजियान वीवीआईपी पर्सन था, सो दैट वो वहां पर पहुंचा। वांग जी और उसका आमना सामना हो गया, जो अभी हाथ में लेयर को बांध रहा था। मैं आपके लिए ठंडा लेकर आता हूँ। जानबूझकर मैनेजर वहां से नौ दो किया हो गए। पर्सनल स्पेस भी तो देना था। मन हो रहा था दरवाजा ही बाहर से बंद कर दे, बट ये कर नहीं सकते थे। बेबूजन उसके चेहरे को देखता रहा एंड वांग जी ने भी उसकी तरफ देखा। वांग जी ज्यादा फ्रीज था। विंग ने उसके पूरे चेहरे को देखा। कुछ खास बदलाव उसके चेहरे में नहीं थे, वो बात अलग थी। वो पहले से ज्यादा मर्द लग रहा था। उसके कंधे पहले से ज्यादा मजबूत थे। उसकी आंखें पहले से ज्यादा नसीली थी। उसका बिहेवियर वो बेबूजन नहीं बता सकता। हाय, लानजान उसे देखते हुए कहा। देखो लानजान, बेबूजन ने रुकते हुए कहा, ये कोई ईगो की बात नहीं है। मैं कोई किड नहीं हूँ। जब तुम अपने लिए श्योर नहीं थे, मैं अपने फ्यूचर के लिए भी श्योर था। मैं देख पा रहा हूँ, मैं चीजें समझ जाता हूँ बहुत जल्दी। अगर ये मेरे लिए है तो। थोड़ा रुकने के बाद उसने लानजान का चेहरा देखा। बिलीव मी, मैं कभी कभी दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला हूँ। तुम ये सब करके कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। सो दैट खुद को तकलीफ, यानी उसके पैरों को देखता है। खुद को तकलीफ देना बंद करो। मैं वो भी बुझान नहीं रहा जो कभी तुमसे प्यार करता था। मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम की भी कोई जगह नहीं है लानजान। सो स्टॉप दिस नॉनसेंस है। यानी उसके पैर को देखकर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि नॉनसेंस है। तुम कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे, और अगर ये मेरी वजह से नहीं है तो दैट ये समझना कि मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। ये बोलकर भी बुझान मुड़ा और वहां से चला गया। वाट वांग जी को एक पल के लिए लगा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। इतना गंदा रिजेक्शन प्रपोजल से पहले ही। उसे नहीं पता कि उसे वीबूजान से डीपली प्यार हुआ है या नहीं। उसे नहीं पता कि वो प्यार करने लगा है कि नहीं। वो तो बस एक गोल को देख रहा था। वो बस इतना ही चाह रहा था कि वो उसे नोटिस करे, ना जाने कि वो बस जिम्मेदारी से महसूस कर रहा था। एंड नाउ
जब विभूजान ने उसे इतना कहा, एक पल के लिए उसे लगा कि उसे विभूजान ने कहां से नीचे धक्का दे दिया। वो अचानक से किसी गहरी खाई में जा गिरा। उसने तुरंत ही दरवाजे को पकड़ लिया, वरना वो नीचे गिर जाता। उसकी नजरें नीची हो गई। उसे कभी कोई रिजेक्शन नहीं मिला, कभी कोई रिजेक्शन नहीं मिला। इवन विभूजियान ने भी उसे पहले रिजेक्ट नहीं किया था। मतलब आज तक ये पहला उसका रिजेक्शन था जो विभूजियान ने किया। मेरी जिंदगी में कभी तुम्हारी जगह नहीं है और न तुम्हारे नाम की है। सो दैट ये बंद करो, ये बेवकूफ़ी है, नॉनसेंस है। बाबा इतनी जल्दी चले क्यों? मैनेजर की बात इतनी ही बुरी हुई कि वो रुक गए, क्योंकि लानजान का चेहरा एकदम से उतरा था। इवन उसकी आंखें लाल थी, और अगर थोड़ी देर वो उनकी आंखों में देखते तो शायद उसकी आंखों में से आंसू भी नजर आ जाते। बाबा आर यू ओके? एंड लानजान उसे अंकल के कंधे पर अपना हाथ रखता है, एंड कंधे पर सिर भी रखता है। मतलब हक तो नहीं करता, बस कंधे पर सिर रखता है। हे डोंट वांट एनी मोर। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता। लानजान ने रुकते हुए सवाल किया। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता? यानी कि वो सवाल उल्टा कर रहा था। यकीनन उसे विभूषण की बात पर यकीन नहीं हुआ। ये उसका ड्रीम है या सच में विभूषण ने उसे ऐसा कुछ कहा? वो कैसे यकीन कर लेता? वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता। दोबारा भी उसने सेम चीजें की, जस्ट बिकॉज उसकी लाइफ में कोई और है। अब उसे अंदर से दर्द सा हुआ कि ठीक है, अभी उसे क्या महसूस हो रहा है वो इस बात पे श्योर नहीं है, बट उसे बहुत बुरा लगा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां वांग जीवा मुश्किल ही आगे चल पा रहा था। एंड जब विभूषण ने कह दिया कि अगर मेरे लिए नहीं है तो तुम जो चाहे करो, और अगर मेरे लिए है तो ये फालतू की चीजें मत करो। फिर विभूषण ने ये कह तो दिया था, बट अब वांग जी के दिल में सवाल था कि स्टिल अगर विभूषण उसे नहीं चाहता देन वांग जी क्यों करना चाहता है? क्योंकि वो जानता है वो एक रेसर है। शुरू से लेकर आज तक न जाने उसने कितने रेस को जीता है, बट ये पहला गोल था जो अचीव करना चाहता था। इससे पहले उसे जो भी सक्सेस मिली वो कोई जिद नहीं थी, आज उसकी जीत थी। मतलब कि अब उसे गोल दिखाई दिया। उसे मालूम चला कि जिंदगी में ये पहला गोल था जो चाहता है, एक्चुअल में चाहता है। ठीक है, विभूषण ने कहा कि उसकी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है, वो क्या कर सकता है? सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां आखिरकार विभूषण का चेहरा लाल हो गया था। आप इतने लाल क्यों हो रहे हैं? अगर धूप लग रही है तो आप छाव में क्यों नहीं खड़े हो जाते? मतलब सेक्रेटरी को बुला दो क्या आपके लिए अम्ब्रेला पकड़ लेगी? क्योंकि यहाँ पर बस भी वीआईपी पर्सन खड़े हो सकते हैं, आपकी सेक्रेटरी भी नहीं आ सकती। वो लाल नहीं, वो गुस्सा है। मम्मा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। विभूषण को खांसी आ गई था। मम्मा, मैं गुस्सा कहाँ से रहूंगा और किससे रहूंगा? इनसे बात बनाने की कोशिश की, जिससे भी रहोगे किसी से तो हो। तुम्हारा चेहरा ही देखकर मैं बता सकती हूँ, तुम मैंने ही पैदा किया, मुझसे ज्यादा बनो मत। आप भी ना मम्मा, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूँ, विभूषण ने रुकते हुए कहा। किसी की तो बात ही नहीं चल रही थी, किसी पर हो सकते हैं? जेडन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मेरा चेहरा ही लाल है। हाँ, जैसे मुझे पता ही नहीं। मम्मा ने उसके चेहरे को देखकर फिर से कहा। अरे आप लोग मेरा सर चेहरा मत देखिए। अभी अगर बड़े स्क्रीन पे दिखाने लगे ना तो आपको तो जाएगी। सब उसके घर वाले उसे घूर रहे थे। देन विभूषण ने रुका। बार बार एक तो उसका चेहरा वैसे ही बड़े स्क्रीन पे आ रहा है, तो वो पिंक पिंक हो गया, एक तो गुस्से में और ज्यादा हो गया पिंक पिंक। असल में उसने भी देखा कि कितने लोग रेसिंग करने जा रहे हैं, उसमें वांग जी का भी नाम था। दैट्स मीन कि उसने गिव अप नहीं किया। अब विभूषण उस पर गुस्सा था या किस पे गुस्सा था? खैर, जैसे ही लानजान इंटर हुआ वह मुश्किल ही वो चल पा रहा था, लेकिन लड़कियां पागल हो गई, हा हो की आवाज आने लगी एंड बड़े बड़े स्क्रीन पे दिखाने लगे कि किस तरह उसकी फैन फॉलोइंग क्रेजी हो रही है। अगर वो सिंगल है तो बहुत सारी फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ने वाली है। एक एक बातें चल रही थी। बड़े हैं मेरे भाई ज्यादा फैन फॉलोइंग। मतलब जेडा न लगी, उसे लग क्यों रहा था कि वांगजी उससे कंपटीशन करेगा? मतलब स्टिल उसे लग रहा था, मतलब ऐसा था नहीं बट लग रहा था। लानजान जो कि बाइक पे बैठ गया था, ठीक था, मदद से बैठा था बट ठीक था, बट उसके पैर में काफी गहरा दर्द हुआ। उसके लंबे बाल एकदम सिल्की थे, वो चेहरे पे आ लड़े। विभूषण ने मुंह घुमाया था। क्या उसे आज जुल्फे दिखाना जरूरी था क्या? जब रेसिंग करते हैं तो बालों के पीछे रहना जरूरी है। मतलब उसकी आदत थी, उसे बाल खोले रखना बहुत पसंद था। आपका चेहरा तो और लाल हो गया। जेडा ने जानबूझकर आग में क्या कहते हैं कि नमक मिर्चा डाला, मतलब कि घी डाला। तुम यहाँ मैच देखने आए हो? तुम्हारा टिकट भी कैंसिल करवा दूंगा, विभूषण ने उसे देखते हुए कहा। डैड ने गुस्से में विभूषण को घूरा। कितना बड़ा एक्टर क्यों ना बन जाए, घर में तो बस वही उसकी हरकतें रहती। मुंह बंद करोगे अपना? विभूषण ने मुंह घुमाया। ठीक है, दुनिया भर का वो एक्टर बना फिरा है, मतलब लाखों की उसकी फैन फॉलोइंग। घर वाले तो उसे दो कौड़ी का भी नहीं समझते।
सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। बाबा एक बार सोच लीजिए, अब इसमें सोचना क्या है? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। थोड़ा रुकने के बाद उसने ये कहा, पैर खो दूंगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। कोई आदमी फिर से हिडन तरीके से कॉल कर रहा था कि इस बार वो जिंदा बच गया, लेकिन इस बार नहीं बचना चाहिए। इस बार तो बहाना भी है कि उसका पैर टूटा हुआ था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां 1 2 3 करके लड़कियों ने ग्रीन सिग्नल दिया और फाइनली रेसिंग शुरू हो गई थी। एक एक सेकंड में इस तरह बाइक आती और निकल जाती। लगता कि क्या हो रहा है, मतलब बस सेकंड में ही निकल जाती थी। कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। पहला राउंड शुरू हो गया, दूसरा राउंड भी खत्म होने को था, यानी तीसरा राउंड। वांग जी के पैर में बहुत ज्यादा दर्द था। एंड देन वही हुआ। जानबूझकर दो बाइक ने उसे उस जगह टक्कर मारी जहां वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था किनारे पर। उसकी बाइक नीचे जा गिरी और जिस बात का डर था वही हुआ। उसके पैर पर उसकी बाइक आ गई, जिसकी वजह से वो बहुत तेज चिल्लाया। इतना तेज कि भी वूजियान उसकी बातें आवाज सुन पा रहा था। लेकिन मैच के रूल हैं, बीच में कितना बड़ा एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए। उनकी मदद उन्हें तभी मिल सकती है जब मैच का फाइनल राउंड या फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। वो बहुत तेज दर्द में चिल्लाया। उस जगह सब परेशान हुए, यहाँ तक कि उसके अंकल और उसके भाई भी अब समझ चुके थे ऑलमोस्ट उसने अपना पैर खो दिया है। कम ऑन लांचन। लांचन ने सामने की तरफ देखा। वूजियान ने अपना राइट हैंड उसकी तरफ दिया था। मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूं तो क्या हुआ? तुम खुद को तो अच्छा बना सकते हो ना। तुम ऐसा मत बनो कि लापरवाह रहो। तुम्हारे पास खुद की लाइफ है, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हें किसी के लिए जीने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती। देखो ना मुझे, तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी भी नहीं रुकी थी। कम ऑन। बस थोड़ी दूर। उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा कि वांग जी ऑलमोस्ट आगे हैं। थोड़ा मेहनत करेगा तो उठ सकता है। तुम्हें करना ही होगा। आखिरकार तुम जिंदगी का पहला बोल लिया है लांछन। अगर तुम जीत गए तो तुम इसका जवाब पाना कि तुम्हें जीत क्यों चाहिए थी। कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं है। नाउ कम ऑन। लांछन ने अपना दर्द भुलाकर अपना हाथ आगे किया और एक ही सेकंड में वीवूजियन वैनिस्ट हो गया। वी उसने अचानक से दोबारा अपना हाथ आगे किया। दैट्स मीन कि उसे यहाँ वीवूजियन का विजुअल्स दिखाई दिया। असल में उसका दिल था जो उससे कह रहा था कि कम ऑन गेट अप, उठो। अगर वीवूजियन ने उसे ये सब कहा कि वो उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उसे उठना होगा। और अगर वो जीता तो उसे जवाब चाहिए कि उसे जीत इतनी शिद्दत से क्यों चाहिए थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि वीवूजियन चाहिए था उसे, जस्ट बिकॉज कि वीवूजियन की नजरों में आना चाहता है, या फिर वीवूजियन की वजह से उसे एक गोल मिला। क्या ये प्यार है? उसे खुद के दिल की आवाजें सुनाई दी। फाइनली उसने अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाया और इतना तेज दर्द हुआ कि वो दोबारा चीखा। और वीवूजियन ने उस जगह मुट्ठियां भींची, लेकिन उस जगह वो कुछ कर नहीं सकता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो समझ चुका था ऑलमोस्ट उसने अपना पैर खो दिया है। उसने अपने पैर की तरफ फिर से देखा और फिर से अपने पैर को खींचता। इत्तेफाकन से उसका पैर वही पैर था जिस पर बाइक पड़ी हुई थी। उसने ताकत लगा के अपना पैर खींचा। डॉक्टर की बात उसे याद आई थी, पैर पे 1% भी दबाव ना पड़े। उसमें हड्डी की जगह रॉड पड़ी हुई है, तुम पूरे रॉड पर चल रहे हो। और उसने पैर को एक झटके से ताकत लगाकर खींचा। इतनी तेज उसने ताकत लगाया कि उस जगह वो बहुत तेज चीखा। दर्द के मारे पूरी पब्लिक की रूह कांप गई। सब के सब एकदम से सन्नाटे में आ गए। जो भी चेयर अप कर रहे थे, अगेन वही चीज हुई। एवरीवन वाज साइलेंट। नो वी वुजियान जो कि बहुत तेज से चिल्लाया। एंड जब वो चिल्लाया, पब्लिक के साथ में मीडिया भी उस तरफ घूमे। उस जगह वांग जी की नजर भी उस तरफ पड़ी चली गई। ओह गॉड। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिलक बिलक के रोने लगा, चूंकि उसे दर्द बहुत ज्यादा था। बट शायद वी वुजियान की आवाज उसके कानों में पहुंची। पूरा मामला ही अलग हो गया था। रेसिंग की जगह वहां कुछ और होने लगा। सो इमोशनल मोमेंट एंड व्हाई वो लड़का इतना जीत के लिए क्रेजी क्यों था। गॉड। बेबूजियान ने तुरंत ही अपने चेहरे को पीछे किया, क्योंकि ऑफकोर्स बड़े कैमरे में उसकी तस्वीर दिखाई देने लगी, क्योंकि उसने नो कहा था। बट ठीक, उसके पास एक बहाना है कि उससे दर्द की वजह से उसे रोक रहा था। उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा कर सकता था। एंड देन वांगजी ने अपना पैर खींच लिया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसे लग रहा था वो दर्द से मर जाएगा, और यकीनन उसे यकीन है कि वो बच नहीं पाएगा। स्टिल उसने बाइक को देखा।
हिम्मत करके उसने बाइक पे वो फिर से बैठा और किसी तरह बाइक स्टार्ट किया। बस थोड़ी दूर और उसे फिर से विभूषण की बात याद आई एंड उसने अपनी बाइक को फुल स्पीड में चलाया। अगेन रेसिंग ट्रैक पे आ गए। अब पब्लिक और चिल्लाई क्योंकि ठीक है वो इतनी दर्द में भी मेहनत कर रहा है। सो दैट यहाँ पर एक पिछली बार जो उसके माथे पर ये गंदगी लगाई गई थी कि उन्होंने नशे में आकर गाड़ी चलाई, बाइक चलाई या रेसिंग की, अभी वैसा कुछ नहीं था। पब्लिक इमोशनली उससे कनेक्ट हो गई थी और एंड देन चीजें वहां तक पहुंची जहां बेबूजिया ने ऑलमोस्ट अपने हाथ में ग्रीन कलर का फ्लैग उठाया और राइट हैंड से उसे ऊपर किया। उस वक्त लालचंद बस एक सेकंड के लिए उसके सामने से निकला। उसकी नजर बेबूजियान के हाथ में ग्रीन फ्लैग पे चली गई थी और एंड देन वो चीजें हुई जब लालचंद ने उसे भी पीछे कर दिया जिसने उसे धक्का मारा था और फिर उसने सेकंड राउंड को जीत लिया था। पब्लिक उसके लिए क्रेजी तो हुई, उसे मुबारकबाद भी मिलने लगी। बट ठीक था, वो भीड़ में भी खड़ा होकर उस तरफ देखने की कोशिश कर रहा था जिस तरफ बेबूजियान था, बट बेबूजियान वहां से जा चुका था। आपको नो बोलने की जरूरत क्या पड़ गई थी? कार में बैठा हुआ जेटन सुना रहा था उसे। उसकी जगह कोई भी होता तो मैं ही करता। देखा देखा माँ, देखा, मैंने पहले ही कहा था यही कहने वाले हैं। अब मम्मा ने विभूजान की तरफ देखा। वाट, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विभूजान ने सबको देखते हुए कहा। डैड मेरा यकीन करिए, मैं बस उसकी जगह कुछ भी होता तो मैं ही कहता। आप नहीं जानते मैं कितना काइंड हूँ। हाँ वो तो नजर आ रहा है कितने काइंड हो। देखिए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, ये बात सच है। बट या आई नो, आई एक्सेप्टेड दैट कि वो दर्द में था इसलिए मैं चिल्लाया। मैं बस उसे मना करना चाहता था, उसके दिमाग में कभी अकल आई ही नहीं। वो बात अलग है कि मैं उसे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। विभूजा ने रुकते हुए सबको देखा। मेरी तरफ सकी नजर से मत देखी, जो सच है मैंने बता दिया। और ये भी सच है, उसकी जगह कोई और होता तब भी मैं यही करता। चिल्लाता नहीं, लेकिन स्टिल मैं वेरिड होता उसके लिए। अब ये क्या कहना चाहता है? जियान सिंह ने जेडन की तरफ देखते हुए पूछा। असल में कार चल रही थी और वीवीआईपी कार थी, इतनी बड़ी कार थी कि पूरी फैमिली उसी में बैठी हुई थी। भाई मेरे दिमाग से भी बाउंस जा रहा है। असल में कहना क्या चाह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, तो मुंह बंद करो अपना। दीदी ने उसे डांटा। ठीक है, मैंने क्या कहा? मेरा तो मुंह खोलना ही गुनाह है इस घर में। जेठन ने मुंह घुमा लिया। तो मुंह खोला ही मत करो ना, जियान सिंह ने बगल में बैठे हुए कहा। मुंह बंद करिए भाई आप भी। अरे यार तुम लोग चुप रहो क्या? नहीं, मम्मा ने सबको डांटा। और विभूजन, सफाई देने की जरूरत नहीं, हम कुछ पूछ नहीं रहे हैं, आप लोग देख ही ऐसा रहे। विभूजन ने सबको देखते हुए कहा। तो कांड भी तो आप ऐसा कर रहे हैं। जेडन फिर से बोला। विभूजन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। सीन शिफ्ट कर वांगजी पे हंसता है। हॉस्पिटल में एडमिट था एंड वो इमरजेंसी में एडमिट किया गया था क्योंकि उसके बाद से उसे होश नहीं आया था। डॉक्टर ने बताया कि उनका पैर जा चुका है, उन्हें हाई ट्रीटमेंट की जरूरत है। आई डोंट थिंक वो दोबारा चल सकते हैं बिना सहारे के। मतलब वो चलेंगे बट थोड़ा सा लड़खड़ा कर चलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज करके पूरे चाइना में बात छा गई थी कि सेकंड राउंड का मैच था। अब ये पहला राउंड, लास्ट राउंड तो था नहीं जो इस तरह क्रेजी हो गए। बट अगर सेकंड में पास नहीं होंगे तो लास्ट तक कैसे जाएंगे? एक मैच, और सबको पता था उसके इंटरव्यू से कि किसी की वजह से वैसा कर रहा है। देन अब ये सब जगह वायरल हो गया कि किसी के लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर पूरे 2 हफ्ते बाद पहुंचा। असल में अगला मैच अब 6 महीने बाद था। 2 हफ्ते बाद उसे होश आया था क्योंकि उसके पैरों को पूरी तरीके से फ्रीज किया गया था। मीन्स के प्लास्टर वगैरह लगाकर पूरी तरीके से हिला ना पाए, कुछ वैसा किया गया था। आपने सुना था उसने नो कहा था। आज भी वांग जी के आसपास उसके घर वाले तो नहीं थे। आए थे लेकिन सब चले गए थे। बट ठीक था, अंकल मौजूद थे। बाबा, सुना तो मैंने भी था, बट बाद में उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि आपकी जगह कोई और भी होता तो यही करते। यहाँ मुझे मालूम था कि ये इसलिए क्योंकि वो काइंड है। अंकल, आई लव हिम। हाँ? अ, 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 बाबा, मैंने कुछ गलत सुना क्या? उन्होंने ग्लास में पानी डालते हुए बाबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आई लव हिम। थोड़ा रुकने के बाद उसने फिर से रिपीट किया। जब से मैं सिंगापुर से आया हूँ लगभग 8 महीने हो चुके हैं। इट इज नॉट बिकॉज कि 8 महीने में कोई प्यार में गिरा। इट इज जस्ट रियलाइजेशन बहुत देर से हुआ। जब बाबा, लव, आप वो भी ठीक है, मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हाँ मेरी बात तो सुनिए अंकल। डॉक्टर जो है 10 मिनट में आ गए थे। लांजा ने अपना सिर पकड़ा था।
जिंदगी में उसने ऐसी बात क्यों कह दी? मतलब अंकल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़का प्यार में भी हो सकता है। मतलब यकीनन क्या उसकी जिंदगी में कोई भी सीरियस चीजें नहीं थी जो जिंदगी में पहली बार कुछ सीरियस होकर बोला, तो अंकल को यकीन नहीं हो रहा है। आमिन बाबा की मेंटली हालत तो ठीक है ना? थोड़ा रुकने के बाद फिर से मैनेजर ने पूछा। डॉक्टर ने अजीब वे में उन्हें देखा। वो पैरों के डॉक्टर थे, सिर के नहीं। अंकल बस करिए, लांजा ने रुकते हुए कहा। बाबा मुझे यकीन नहीं हो रहा, चुपचाप रहिए। लगभग आधे घंटे बाद लांजान ऑलमोस्ट अपने मैनेजर को घूर रहा था। बाबा मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। हाँ तो ये कहने की क्या जरूरत है कि मेरे पास दिमाग नहीं है। मैं बस यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। वो बस एक ऐसा पल था जहाँ मुझे लगा कि मुझे इसका जवाब तब मिलेगा जब मैं पूरी तरीके से जीत जाऊंगा। और जीतने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने रेसिंग इसलिए की, जान को जोखिम में इसलिए डाला जस्ट बिकॉज कि मुझे बस उसकी एक झलक चाहिए थी जो मेरे लिए चेयर अप कर रहा है। एंड वाई? ऐसा मैं क्यों चाहता था? बिकॉज आई लव हिम। थोड़ा रुकने के बाद उसने कहा, आई नो ये बहुत फास्ट होगा आपके लिए। ट्रस्ट मी। आई थिंक मुझे बहुत रियलाइजेशन बहुत देर से हुआ। सीन शिफ्ट होकर फिर से 2 हफ्ते बाद पहुंचा। वांग जी अपने घर पे शिफ्ट हो गया था। अभी भी उसे चलने से मना किया गया था। चल तो अभी बिल्कुल भी नहीं पाएगा। तो मैं सब करने की क्या जरूरत थी? मम्मा उसके पास बैठी हुई गुस्से में से सुना रही थी। मैं तो बस जीतना चाहता था। और क्यों जीतना चाहते थे? तुम्हें जीत से क्या मतलब है? कौन सा तुम्हें अवार्ड को बैठकर सेकना चाहते हो? कौन सा तुम्हें पैसे की जरूरत है? कौन सा तुम्हारे नाम की जरूरत है? हाँ, मैंने इन सब चीजों के लिए सब नहीं किया तो किस लिए किया? मम्मा ने ऑलमोस्ट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। आई एम सॉरी। लंचा ने जब ये कहा तो मम्मा ने इमोशनल होकर उसकी तरफ देखा। ये क्या था? मतलब उनके भी कान पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। आई एम सॉरी, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। लांजा ने थोड़ा रुकते हुए कहा। व्हाट? मम्मा ने कंफ्यूज होकर मैनेजर की तरफ देखा। सीन शिफ्ट होकर 10 मिनट बाद पहुंचा। सुनिए जी, पक्का वांग जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है उसने ज्यादा नशा पानी कर लिया। मतलब वो सॉरी कैसे बोल सकता है? उसने तो कभी मुझसे सॉरी नहीं कहा। क्या उसने सॉरी कहा? डैड ने भी सेम रिएक्शन दिया। सीन शिफ्ट होकर 2 घंटे बाद पहुंचा। दिमाग के डॉक्टर बुलाए गए थे एंड वांग जी के दिमाग का चेकअप किया जा रहा था। एंड वो पर्सन तो फ्रीज था कि वो आज तक इतने बुरे किरदार का लड़का था कि यहाँ तक कि वो सॉरी भी बोल रहा है तो घर वालों को यकीन नहीं हो रहा। दैट्स मीन कि उसका अपना कैरेक्टर कुछ था ही नहीं। अब उसे यकीन हुआ कि वो कितना गड्ढे में था। भले ही लान फैमिली का मेंबर हो बट स्टिल उसका अपना किरदार, अपना व्यक्तित्व, अपना कैरेक्टर कुछ भी नहीं था। मतलब वो फ्रीज था कि घर वालों को यकीन नहीं को सॉरी बोल रहा था मम्मा से भी प्यार से। सीन शिफ्ट होकर रात के 10 बजे के आसपास पहुंचा। वांग जी, तुमने अपनी माँ से सॉरी बोला? नहीं, मैंने सॉरी नहीं बोला था। तो उस बंदे को खुद ही मना करना पड़ा कि उसने सॉरी नहीं बोला था, वरना घर वाले तो आज जहर ही खा लेते। बाबा मैं क्या करूँ, आप पर सब यकीन नहीं कर रहे तो। मैंने कौन सी बड़ी बात बोल दी, बस सॉरी ही तो बोला था। वो रो रही थी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। खा लो। मम्मा उसे प्यार से अपने हाथ से खिला रही थी तो वांग जी बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ एंड वो खाने से मना कर देता है। मम्मा ने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हें खाना पसंद नहीं, दूसरा खाना बनवाऊं? माँ, लान जान ने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया। खाना तो इतना टेस्टी है, फिर तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या आपने इससे पहले मुझे कभी नहीं खिलाया? वांग जी, मैंने कितनी बार तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश की, तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ रहता था मेरे पास बैठने का। मुझे याद भी नहीं कि मैंने तुम्हें अपने हाथ से कब खिलाया, तुमने कब खाया? माँ, लान जान अचानक से ये बोलकर अपने मम्मा के कंधे पर हाथ रख देता है। देखो, ऐसा नहीं था कि अचानक से वो कोई सबके लिए प्यार महसूस करने लगा। उसे बस अचानक से अपनी गलतियां महसूस हो रही थी कि उसने क्या गलतियां की। जब गलतियां महसूस हो जाएंगी तो प्यार महसूस होने ही लगेगा। आई नो कि मैं सॉरी बोलूंगा तो बहुत कम होगा। हो सके तो मेरे गलतियों को माफ करना। वही बोलते हुए मम्मा के कंधे पर अपना सिर रखता है। एंड उस जगह वांग जी कुछ बोला नहीं। मम्मा ने उसे प्यार से खाना खिलाया, उसे सुलाकर वापस आई। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा ना करूं। है अब अंकल उसके सामने बैठे हुए थे। अब तो अंकल को भी लग रहा था कि उसने चरस गांजा उड़ा लिया है बहुत ज्यादा ही रात में। पहली बार में बात कैसे मान गया? मतलब ठीक था, अंकल को जवाब नहीं देता था बट हाँ भी नहीं बोलता था, बट अभी हाँ बोल रहा है कि ठीक है अभी नहीं चलाएगा कार या गाड़ी कुछ भी। अब ये मत कहना कि मैं पागल हो गया हूँ। थोड़ा रुकने के बाद उसने अंकल से कहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करूंगा। बस एक लास्ट गेम खेलने के बाद मैं वादा करता हूँ मैं कभी बाइक को हाथ नहीं लगाऊंगा।
वांग जी, तुम्हारा पैर, तुम ऑलमोस्ट नहीं चल पाओगे, अभी भी कोई गारंटी नहीं कि तुम चल पाओगे। इट्स ओके अंकल, स्टिल मैं बाइक पे बैठ सकता हूँ। तुम्हें सब क्यों करना है? हाँ, तुम रिग्रेट में हो? थोड़ा रुकने के बाद अंकल ने पूछा उससे। आई डोंट नो अंकल, आई डोंट थिंक सो कि मैं उसकी नज़र में अपनी कभी इज्जत वैसे पा पाऊंगा या नहीं। स्टिल मैं हंग्री हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे उस नज़र से देखे जिस नज़र से मुझे देखा करता था। आई थॉट कि मैंने सारी इज्जत खो दी है। उससे प्यार पाना ये तो बहुत दूर की बात है। मैं तो बस उसकी आंखों में अपने लिए वो चीज़ें देखना चाहता हूँ जो मैंने कभी महसूस की थी। नथिंग एल्स, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता अंकल। तुम कहो तो मैं नहीं, किसी को कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने उससे कहा तो उसे यही लगेगा कि सब मैं उसे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बल्कि मैं बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब करने से मैं बदल रहा हूँ। आई थिंक जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलना दिया जाए। सीन शिफ्ट कर पूरे 1 हफ्ते बाद पहुंचा। वांग जी चल नहीं पा रहा था, ये बात सच है, बट डॉक्टर ने कहा कि अभी भी वो गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि पैर में रॉड है एंड वो गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे कि प्रॉपर चल पाएंगे कि नहीं। हो सकता है 6 महीने बाद उन्हें आराम मिल जाए। तो चल रहा था तो उसे सहारे से यानी स्टिक के सहारे से चलना पड़ रहा था। वैसे तो उसके लिए अंकल ने मना किया था कि उसे ऑफिस वगैरह कुछ नहीं जाना है, तब वो क्लबिंग वगैरह तो जाएगा नहीं। उसके सारे दोस्त अपनी जिंदगी में बिजी हैं, उसके अब खुद की ख्वाहिश रही नहीं क्लब में जाने की। बाबा आर यू ओके? वांग जी उस दिन अपने लान हाउस के बाहर जो गार्डन था ना, हल्की धूप थी तो वहां पर अकेला बैठा हुआ था। मैनेजर ने देखा कि सुबह सुबह बाबा वहां चले गए। दिन वो आकर पूछते हैं, आपको क्या लगता है? थोड़ा रुकने के बाद उसने पूछा, मुझे लगता है आप बहुत खामोश हैं, शायद उदास। आप इतना मुझे कैसे जानते हैं? वो घूमकर अंकल को देखता है। मैं उदास हूँ सच में। बाबा आपको क्या हुआ है, मुझे बताइए। मैं अगर बताऊंगा तो आप क्या करेंगे? मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके लिए वो चीजें ला कर दूंगा जो आपको चाहिए। बेबूजान, थोड़ा रुकने के बाद लांजा ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या आप उन्हें याद कर रहे हैं? बहुत ज्यादा। क्या आप सच में उन्हें बहुत ज्यादा? लांजा ने रुकने के बाद कहा, एक्चुअली आई रियली मिस्ड हिम एंड नाउ आई एम मिसिंग हिम। यानी दोनों चीज वो बराबर कह रहा था। उस रेस के बाद से पूरे 3 महीने होने को आए थे, मतलब कि अपने घर में वांग चीजों की थोड़ा थोड़ा चल रहा था, बट इस जगह वो खुद से काफी हद तक अकेले में मिला। खुद को जानना, खुद के बारे में सोचा। वो काफी हद तक जान गया कि उसके दिल में भी वूजन के लिए क्या है। मैं सच में उसे चाहता हूँ, बहुत ज्यादा। मेरे पास बाबा अब उनसे मिलने की कोशिश। मुझे लगता है कि एक बार तो मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट माफी तो मांग ही सकता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए एंड वो उस जगह चुपचाप बैठा रहा। अब मैनेजर वहां कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ और बोलते तो बाबा कहीं सच में रोने ना लग जाए बहुत ज्यादा। मतलब आंखों में आंसू थे कि वो बिलक बिलक के तो नहीं रो, बट दिल रो रहा था। सीन शिफ्ट होकर 2 दिन बाद पहुंचा। ठीक है, उनसे बोलो कि मैं मिलना चाहता हूँ। लालचंद एक बहुत बड़े डायरेक्टर के पास बैठा हुआ था। उस डायरेक्टर को लालचंद ऑफ कोर्स लालचंद लान फैमिली का मेंबर था, सो उसके पास इनफ पावर थी अभी भी। तो अभी भी वूजन को ये नहीं पता है कि वो इतने बड़े डायरेक्टर से मिलने जा रहा है किसी मूवी के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वहाँ वांग जी ऑलरेडी मौजूद है। सीन शिफ्ट होकर रात में 11 बजे के आसपास एक रेस्टोरेंट में वीवीआईपी रूम के अंदर पहुंचा। विभूजन पर हंसते ही कहता है, माफ कीजिएगा, स्नोफॉल ज्यादा हो रही थी एंड मैं शूटिंग में बिजी था, सो दैट मुझे आने में 10 मिनट लेट हो गया, बट मैं यहाँ से आधे घंटे पहले निकलूंगा, मुझे घर जाना जल्दी जरूरी है। उसकी बात पूरी नहीं हुई थी, उसने अपना कैप अभी उतार ही रहा था। उसने सामने देखा ही नहीं था कि आखिरकार सामने कौन सा पर्सन है। तो क्या मैं विभूजन ने अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ाया या नजरों से उसकी तरफ देखा। उसे लगा सामने डायरेक्टर खड़े होंगे, बट ऐसा नहीं था। उस अकेले रूम में जो पर्सन उसके सामने था वो बहुत जाना पहचाना था। उसके राइट हैंड में एक स्टिक थी जिसके सहारे वो खड़ा हुआ था। वो लानजान था। नो कलरफुल कपड़े, सिंपल सी शर्ट थी वाइट कलर की, ब्लैक कलर की उसने पैंट पहन रखी थी, सिंपल सी घड़ी और सिंपल सा हेयर स्टाइल। उसके सामने खड़ा था। तुम? बीइंग ने अचानक से उससे कहा। हाँ मैं, लेकिन डायरेक्टर वो भी हैं। मैं बस तुमसे मिलना। ओह,
तो ये डायरेक्टर की तरफ से तुम्हारा कॉल मुझे आया था, मेरा मतलब कि तुमने कॉल करवाया था, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने तुम्हें पहले ही हायर कर लिया। मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। किस बारे में? बीइंग न्यूज से देखते हुए कहा। बैठ जाओ, बताता हूँ। मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, जितना टाइम हो उतने में बैठ जाओ। बेबूजान ने उसके चेहरे को देखा। काफी शांत होकर वो बातें कर रहा था। ठीक है, बेबूजान बैठ गया उस वक्त, बट उसे नहीं समझ में आ रहा कि क्या था। पानी पीना है या फिर कोल्ड ड्रिंक? मैं ना मैच्योर हूँ वांग जी। वो उसकी तरफ देखता है। वो बात अलग है कि मैं बहुत ज्यादा नशा नहीं करता हूँ, बट समटाइम। उसने शराब की बोतल की तरफ देखा। कभी कभार लोगों के साथ में पी लेता हूँ। तुम्हें तो आदत होगी, उसने कहते हुए लालजान के गिलास फुल करके शराब डाली ने अपने गिलास में थोड़ा सा एक घूट लिया, बस बसरते मौजूदगी जाहिर करने के लिए, जो कि वीवीआईपी लोग करते हैं। सो दैट उसने भी किया। थैंक्स। लालजान ने अपना गिलास साइड में रख दिया, क्योंकि उसने पीना छोड़ दिया और आज से नहीं ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं। उसने ना पीने की बात कही, मतलब उसका मन भी तो नहीं होता पीने के लिए, मन भी तो होना चाहिए। कहो। बीइंग ने एक घूंट पिया और उसकी तरफ देखा। तुम बहुत बड़े हो गए हो, लालजान ने उसे देखते हुए कहा। तो तुम्हें क्या लगा था बच्चा ही रह जाऊंगा मैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है, तुम तेज बोल नहीं रहे। बेबूजा ने उसे देखते हुए कहा। तेज बोलना है क्या? लालजान ने थोड़ा आवाज मोटा करके कहा। अब बनावटी लग रहा है। बीइंग ने उसे देखा। तुम ठीक हो? बीइंग ने उसके पैर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद मैं एनिवर्सिटी की तरफ देखता है, लाइफ टाइम ऐसे ही चलूं। शायद। डॉक्टर ने कहा है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक हो जाएगा? पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर मैंने दोबारा रेसिंग की तो शायद ना हो पाए। तो मत करो, बीइंग ने उसे देखते हुए सिंपल सा जवाब दिया। लालजान ने पानी का गिलास उठाया और पिया। लेकिन मैं करना चाहता हूँ। जेडन का कहना है कि तुम ऊपर से खाली हो चुके हो। क्या ये सच है? उसने उसे देखते हुए कहा। अब जेडन ने कहा है तो हो ही सकता है। लालजान ने भी रुकते हुए जवाब दिया। बीइंग ने मन में कहा, इसे हुआ क्या है? आई मीन उल्टा जवाब ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हें ये बात करनी थी। थोड़ा रुकने के बाद भी बूजा ने उससे खुद ही पूछा। नहीं। तो फिर? बीइंग। लालजान के पुकारने पर बीइंग ने उसकी तरफ देख तो लिया, बट उसकी आंखें काफी नम थी, यानी कि लालजान की। आई नो, कुछ चीजों के लिए कुछ कहने से बहुत देर हो जाता है। शायद मैंने बहुत देर कर दी हो। मैं बस सोचता हूँ कि मैंने क्या किया इन सब चीजों के पीछे। मैं जानता हूँ किसी को रिजेक्ट करना गलत नहीं है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं थे उस वक्त, मैंने रिजेक्ट किया, वो सब भी गलत नहीं था। यहाँ तक मुझे सब समझ में आया। कुछ चीजें थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। यानी अफकोर्स ये बात सच है, अगर वांग जी उससे प्यार नहीं कर रहा तो किसी को जबरदस्ती प्यार करने से तो कोई नहीं गलती मानेगा ना। तो इसमें वांग जी की कोई गलती खुद को नहीं मान रहा था कि वो इस बात में रिग्रेट में नहीं कि उसने बेबूजान को प्यार नहीं किया। रिग्रेट की बात कुछ और थी। पहली गलती, मैंने तुमसे कॉल पे इतनी बात बढ़ाई। दूसरी गलती, मैंने तुम्हारा प्रपोजल उसे कहा रिजेक्ट किया। आई जस्ट मैं बस सीरियस नहीं था। तीसरी गलती, शादी में रहने के बाद भी मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। आई थिंक इससे ज्यादा मैंने कोई गलती नहीं की। बीइंग उसका चेहरा देखने लगा। आई नो, इतने दिन बाद, इतने साल बाद ये सब कहना यूजलेस हो सकता है। मैं भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर चुके हो, या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई मलाल नहीं है। बेबूजान ने उसकी बात को पूरा होने से पहले कह दिया, और ये वांग जी के लिए सबसे ज्यादा हर्टफुल था। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है। तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है वांग जी। इसलिए शिकायत और मलाल दोनों नहीं है। जब किसी के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं होती तो क्या ही शिकायत करना, क्या ही गुस्सा होना। आराम से रहो, फ्री होकर रहो, टेंशन फ्री रहो, ये सोच करके माफी का कोई सवाल ही नहीं है जब मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है तो। वांग जी फ्रीज फ्रीज, आई एम सॉरी। उसने बेबूजान की तरफ से नजर हटा ली। स्टिल उसने सॉरी बोला। आई नो, मेरे वर्ड्स कभी भी भर नहीं सकते, बट ये मत बोलो कि मुझसे गुस्सा नहीं हो। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ लांजान। मैं नहीं हूँ तुमसे गुस्सा। गुस्सा होने के लिए भी दिल में भावनाएं होनी चाहिए ना, फीलिंग्स होनी चाहिए ना।
मैं नहीं हूँ, कोई फीलिंग्स नहीं है तो कुछ फील भी नहीं हो रहा तो मैं कैसे गुस्सा रह सकता हूँ? ये बेवजह की बात है, तो मुझसे कोई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। प्लीज़। जाने कहते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखने की कोशिश करता है, बट कुछ सोचकर उसे अपना हाथ पीछे कर लिया। प्लीज़ विंग, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ, सिर्फ इसलिए तुम माफ़ी मांग रहे हो? ऐसा नहीं है। अकेला हूँ क्योंकि मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे। और वो आगे बोलता कि उससे पहले भी बूजान ने बोल दिया। वांग जी, मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में लांचन नाम का कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ों की और वो थोड़ा रुकने के बाद उस बात को पूरा नहीं करता है। आई एम नॉट एंग्री एट यू, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। इट्स बिकॉज आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स अबाउट यू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, सो दैट तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ ऐसे बितानी चाहिए जैसे तुम चाहते हो। मेरा और तुम्हारा वहाँ पर कोई लेना देना है ही नहीं। अब मैं चलता हूँ। आई थिंक मुझे। और विभूजा ने बोलता कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, एक पॉजिटिव स्माइल उसके चेहरे पर आई। हेलो, ये बोलकर विभूजन मुड़ा। ठीक है, फ़ोन स्पीकर पे कर दीजिए। ये बोलते हुए विभूजन जो कि बाहर निकल गया कि आई एम कमिंग, बस मुझे कुछ देर लगेगा। एक बातें करके वो बस निकल रहा था। उसके जाने के बाद मैनेजर अंदर आए, एनवांग जी वहीं फ्रीज खड़ा हुआ था। तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, इतना बुरा जब विभूजन ने कहा कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। इवन उस लड़के को अब गुस्से की भी फीलिंग्स उसके लिए नहीं रही। सच ही तो कह रहा था, जिसके लिए कोई प्यार नहीं, उसके उससे कोई शिकायत नहीं। अब शिकायत नहीं तो गुस्सा भी नहीं, सिंपल सी बात थी ना। शायद वो सही कह रहा था। लान जानू से कहा, चुपचाप खड़ा रहा। सीन शिफ्ट होकर रात के 11 बजे के आसपास पहुंचा। वांग जी बेड पर था, बट उस जगह उसकी आंखों में आंसू थे। वो बस खिड़की की तरफ देख रहा था और मन में सोच रहा था कि उसे पलट कर इतने पीछे आने के बाद अब एहसास हो रहा कि उसे पेन क्यों हो रहा है। जस्ट बिकॉज विभूषण उसे वैसा नहीं चाह रहा, सिर्फ इसलिए पेन हो रहा है। तो क्या वो विभूषण को चाहता है? क्या वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में आए? दैट उसे इसलिए इतना पेन हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उस जगह रोने लगा। मतलब ठीक था, उसे एक अच्छा खासा पेन महसूस हो रहा था। पूरी रात वो सो ना पाया। अब उसे इस जगह इस बात का पूरा एहसास था कि वो विभूषण है जिसे अपनी जिंदगी में चाहता है। उसे पाने के लिए अपने किरदार को क्या सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ यानी एवरीथिंग वो कर सकता है। अब उसे विभूषण को नहीं पाना है, बल्कि खुद पे काम करना है। उसका कैरेक्टर अगर ऐसा ना होता तो शायद आज उसने उस पर्सन को नहीं खोया होता। तो कमियां विभूषण में कहीं थी ही नहीं, कमियां लांछन में थी और उसके किरदार में थी। अब उसे रोना विभूषण के लिए चाहिए या फिर अपने कैरेक्टर को देखना चाहिए। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। गुड मॉर्निंग। विभूषण नीचे उतरते हुए सबको देखते हुए कहता है, क्या बात है, कल रात कमरे में ही घुसे रहे, कई बार डिनर के लिए बुलाया है क्यों नहीं? मम्मा ने उसे डांटा। कुछ भी तो नहीं, विभूषण ये बोलकर नीचे उतरा ही था कि मम्मा ने उसके कान मरोड़े थे। इधर आओ तो। मम्मा मेरे कान लाल हो गए तो मीडिया में आ जाएगा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने लव बाइट दे दिया है। विभूषण ने स्माइल पास करते हुए कहा। आप तो बिल्कुल प्लस प्लस कर रहे हैं बॉयफ्रेंड के नाम से। जेरन पीछे खड़ा था, वो जब भी बोलता सब उसे घूरने ही लगते। जेरन का मुंह ही बंद हो गया था। मतलब वो कुछ भी बोले, किसी को कुछ भाता ही नहीं। वो जब भी बोलता करेला जैसा सबको लगता है। आई एम जस्ट मैं बहुत थका हुआ था। विभूषण ही बोलकर बैठा। सीन शिफ्ट होकर लन हाउस में पहुंचा था। तो इसके बाद मैंने सोचा माँ कि मुझे लेना चाहिए लंच। जो कि मम्मा से कुछ डिस्कस कर रहा था। मम्मा तो उसका चेहरा ही देखते रह गए थे। काफी महीनों से मम्मा नोटिस कर रही कि धीरे धीरे वो लड़का चुप भी हो रहा है एंड बहुत ज्यादा साइलेंट भी हो रहा है। तुम ठीक हो? मम्मा ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ मम्मा। तुम्हें भी वो नहीं, कोई बात नहीं। लान जाने उससे कहा रुका। ठीक है, अभी वो जानता है कि असल में कमियां कहाँ थी। ऑफ कोर्स वो कभी उसे ना खोता। अगर वो अच्छा होता या फिर उसका कैरेक्टर सही होता तो अगर कुछ है यहाँ पर तो उसे बेबूजान के पीछे ना लगने से बेहतर है कि वो अपनी चीजों को देखे, एटलीस्ट अपने ऊपर काम करे। भले ही वो उसे बहुत याद करता है, स्टिल उसे बहुत ज्यादा प्यार महसूस करता है, बट वही बात है ना। सीन शिफ्ट होकर फिर से एक हफ्ते बाद पहुंचा। एक मॉल की ओपनिंग हुई थी जिसमें लान फैमिली के मेंबर को बुलाया गया था। एंड इत्तेफाकन विभूजान की वहीं पर शूटिंग चल रही थी। लान जान अभी भी स्टिक के सहारे चल रहा था
और वापस लौटते हुए उसकी नज़र बेबूजान की एक्टिंग पे चली गई, जो कैमरा एक्शन रोल हो रहा था वहाँ पर। तुम्हारे चेहरे में मैं हमेशा ही अटक जाता हूँ, सोचता हूँ तुम ज़्यादा खूबसूरत हो या मैं ही फ्लर्टी हूँ। ये क्या हो रहा है? लालजान ने अपने मैनेजर को देखते हुए पूछा। बाबा, ये शूटिंग चल रही है। ठीक है, लेकिन लड़का लड़का शूटिंग क्यों कर रहा है? लालजान ने अपने मैनेजर से फिर से पूछा। बाबा, क्योंकि ये ये रोमांस मूवी होगी या फिर बीएल मूवी होगी। चाइना में कब से होने लगा? लालजान ने फिर से घूमकर अंकल की तरफ देखा। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई सीन मूवी का भाग हो। असल में एक लड़का बेबूजान से फ्लर्ट कर रहा था। असल में एक शूटिंग हो रही थी जिसमें बेबूजान का भी क्यूट सा किरदार था। बेबूजान उस लड़के के सामने खड़ा था, मतलब वो कॉलेज स्टूडेंट था एंड कॉपी किताब लेकर खड़ा हुआ था, बट उसकी नज़र पब्लिक में खड़े भी लालजान पे चली गई। पब्लिक में नहीं, वो था तो प्राइवेट जगह पर, बट उसने भी लालजान को देख लिया। बेबूजान ने तुरंत ही खास दिया एंड कट बोला गया। उस जगह शूटिंग रोक दी गई थी। चलो चलते हैं। वो स्टिक से आगे के चल रहा था और आमने सामने से बेबूजान उसके सामने से आ रहा था। लालजान बेबूजान एक दूसरे को क्रॉस कर गए। सुनो। तभी लालजान के कान में बेबूजान की आवाज आई। लालजान रुक गया था। बीइंग ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा पैर अब कैसा है? लालजान ने पैर की तरफ देखा। दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं पूरी तरीके से पैर नहीं रख पा रहा, यानी कि उसे स्टिक के बिना चलने में प्रॉब्लम हो रही है। शायद मैंने अपना पैर खो दिया, उसने बेबूजान को देखते हुए कहा। तुम ठीक हो? उसने थोड़ा स्लो आवाज में कहा। हाँ, बेबूजान ने जोर से हाँ कहा। तुम ठीक हो? दोबारा भी उसने पूछा। उसने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा। आई थिंक मैं पूछ कर आती हूँ। आप क्या कह रहे हैं? वो थोड़ा करीब आकर पूछती है। मैंने पूछा कि क्या आपके बाबा ठीक हैं? उसने उस लड़की को देखते हुए कहा। बाबा, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके बाबा ठीक है? बेबूजान ने लालजान की तरफ देखा। 2 ही कदम की दूरी थी, बंदा इतना स्लो क्यों बोल रहा था? हाँ, आई एम ओके। ठीक है। लालजान मुड़ा ने अपने मैनेजर के साथ वहां चला गया। बेबूजान खड़ा होकर उसे देखता रहा। क्या उसे कुछ और नहीं कहना? उसने अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा। बाबा, कुछ और कहना था क्या उन्हें? नहीं तो आप चलिए। अच्छा हाँ, बेबूजान कंफ्यूज था। सीन शिफ्ट होकर कार में पहुंचता है। ही इज सो ब्यूटीफुल। उसने अचानक से जब ये बात कही, फिर से बाबा को, मतलब कि मैनेजर को खांसी आई। मतलब बस कान से खून नहीं निकलता, क्योंकि बाबा ही रैंडम अटैक वाली बातें करते हैं। बाबा को कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब तो ड्राइवर भी यकीन कर चुका है कि बाबा बिल्कुल संतूर जैसे रेड फ्लैग थे, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हरेर हरेर हो रहे हैं, मतलब कि हरा हरा हो रहे हैं, मतलब कि ग्रीन फ्लैग हो रहे हैं। आई मीन दैट हेयर पिन, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। बाबा, आप कौन सी हेयर पिन की बात कर रहे हैं? जो विभूजा ने लगा रखी थी। आई नेवर सॉ दिस, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। बाबा, उन्होंने क्यूट किरदार निभाया। आई नो, आजकल आप जानते हैं ना कि लड़कों के फैशन भी कैसे कैसे हो रहे हैं। या आई नो, मैंने पहली बार देखा। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट एंड सो मच ब्यूटीफुल। थोड़ा वो एडमायर कर रहा था ना, अकेले खुद में बात कर रहा था। वो तो शुरू से ही ब्यूटीफुल थे। थोड़ा रुकने के बाद मैनेजर ने कहा। लालजान ने मन में कहा, वो ब्यूटीफुल थे, बात मैं जानता हूँ। जिस नजर से आज देखा, शायद उस नजर से पहले देखा होता। मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? बेबूजान शीशे के सामने था। वो खुद को देख रहा था, क्योंकि उसकी नज़र पे बार बार लालजान की वो आईज याद आ रही थी, जो उसे काफी इंटेंसफुल देख रहे थे। इंटेंस का मतलब ये नहीं था कि वो लस्ट भरी नजरों से, तब को जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो आंखों में नजर आने लगता है। क्या मैं अजीब दिख रहा था इसमें, या फिर वो मुझे देख रहा था? पिंग इस बारे में सोच रहा था। आप खोए से लगते हैं बाबा। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या मैं आज कुछ वेट दिख रहा था? बेबूजियान ने अपनी सेक्रेटरी से पूछा। बाबा, वेट कभी दिखे नहीं। मैंने जब से आपको देखा, क्यूट ही देखा है और हैंडसम देखा है। नहीं, मैं बस आज कोई मुझे घूर रहा था। ऑलमोस्ट सब आपको घूरते ही रहते हैं। हम भी बुझाना अटकते हुए देखा। अच्छी नजरों से बाबा, आप परेशान मत होइए। आप क्यों दिख रहे थे, इसलिए शायद किसी ने आपको घूरा होगा। इट्स नॉट बिग डील। आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सिंसिप्टी कर लान पे पहुंचता है। क्या एज ए फैन मैं उसे कोई गिफ्ट दे सकता हूँ? वो अपने मैनेजर से पूछता है। बाबा, लेकिन आप 2 दिन बाद मैं सीईओ के बोर्ड मेंबर के लिए वोटिंग पाने वाला हूँ। एटलीस्ट उस खुशी में। एज ए फैन, मेरा नाम हिडन रखना। कुछ महंगा नहीं दूंगा। ठीक है बाबा, लेकिन आप क्या देना चाहते हैं? फ्लावर या फिर
कोई लेटर, हैंड रिटन? बाबा आर यू श्योर कि आप ये देना चाहते हैं? कैसा हो सकता है? ऑफकोर्स उनको करोड़ों फैन गिफ्ट भेजा करते हैं उनके एड्रेस पे। वो बात अलग है कि मे बी वो ना कभी ओपन करे, मे बी कभी ना देखे, बट भेजा जा सकता है। सिंसिप टिकट 2 दिन बाद पहुंचता है। पिछले 3 महीनों में लांजा ने कंपनी को काफी अटेंशन दिया था, सो दैट बोर्ड मेंबर का पूरा अट्रैक्शन उसके ऊपर चला गया था। एक तो वो यंग था, ऊपर से नए विचार, नए थॉट। 24 घंटे बाद ही रिजल्ट आ चुका था कि बोर्ड मेंबर ने 11 में से 6 लोगों ने उसे वोट दिया है। तो यहाँ फाइनल था कि लांजान ही सीईओ बनने वाला था। एंड अगले ही दिन उसकी सीईओ नाम की घोषणा हो गई थी। उसके नाम की मुहर एंड साइन भी कर दिए गए थे। तो पूरे चाइना में एक बार फिर से बिजनेस की दुनिया में लहर दौड़ गई कि हांग मंगजून जो इतना बिगड़ा हुआ था, एक बात है, उसके करियर उछाल कर सब कुछ रख दिया गया कि उसने ये सब चीजें कर रखी। मतलब होता नहीं कि कुछ हो जाता तो पूरा बायोडाटा दिखाते हैं। ये सारी चीजें हो गई। इस दौरान जो मैच का फाइनल वो वे था जो 6 महीने बाद होने वाला था, वो फिर से 6 महीने के लिए डिले हो गया क्योंकि उस साल चाइना में बारिश नहीं हुई और फील्ड पूरी तरीके से तैयार नहीं था। आर्टिफिशियल तरीके से उस जगह को रेडी भी नहीं किया जा सकता था। तो 6 महीने वांगजी को और वक्त मिल गया, इसलिए वो बिना स्टिक के नहीं चल पा रहा था। दिन तेजी से गुजर रहे थे। वांगजी को सिंगापुर से आए हुए पूरे 1 साल प्लस होने को आए थे। उस दिन वो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। असल में वो बस भूखा नहीं था, उसे बस चाय पीनी थी। वो बस जाना नहीं चाहता था क्योंकि स्नोफॉल हो रही थी। वो बस बैठकर देखना चाहता था। ठीक है, तुम्हें पसंद ना हो, बट मुझे बहुत पसंद है। उसे ना जाने क्यों बैठे हुए बाहर देखते हुए वी बुजियान की कॉल वाली उस मेमोरी को उसने याद किया जब उसने स्नोफॉल का उससे जिक्र किया था। तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, और नहीं तो क्या, कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि गॉड पूरा फ्लावर जो है वो बरसा रहे हैं जब छोटे छोटे स्नो फेस पे गिरते हैं। मुझे तो बहुत पसंद आता है। कभी स्नोफॉल हुई तो मैं जरूर उसमें घूमूंगा इन तुम्हारे साथ, हाथ में हाथ डाल के। लांचन मुस्कुरा दिया। वो कितना बेवकूफ था। उस वक्त बेबूजान की बातें उसे बोरिंग लगती थी। आज वो अपने हाथ को देखता है, बट उसके हाथ में बेबूजान का हाथ नहीं था। कहने की बातें थी, क्या उसे भी रोना चाहिए उसके लिए? 26 साल का वो मर्द बस बाहर की तरफ देखता रहा। बाबा चले, थोड़ी देर और रुक सकते हैं क्या? थोड़ा रुकने के बाद उसने अपने मैनेजर से कहा, क्यों नहीं? उसे घर जाने की भी जल्दी नहीं थी। कौन ही वेट कर रहा होगा, ये भी तो सवाल था। एंड देन उसने रात वहां गुजार दी बैठे बैठे, और सुबह तक आया। यकीनन वो पहले से ज्यादा खामोश, चुप और साइलेंट रहने लगा था। सिंसिप का 3 महीने बाद पहुंचा। बेबू जाने का अर्जेंट पार्टी में गया हुआ था, एंड उसकी मुलाकात कोने में बैठे एक लड़के पे चली गई या मर्द पे चली गई। क्या? थोड़ा रुकने के बाद उसने अचानक से रिएक्शन दिया। जेडन? हाँ भाई। जेडन के हाथ में शराब थी। भाई के साथ इसलिए जाता था कि खाने पीने को मिला अच्छा अच्छा। वो अनजान है। असल में पार्टी बहुत लग्जरी थी। देश दुनिया के वीवीआईपी लोग आए हुए थे। सारे लोग बिजी थे। कोई वाइन पी रहा था, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, कोई वाइफ के साथ, तो कोई आपस में बात कर रहा था। सोफा भी था, खड़े रहने की भी जगह थी, कुर्सियां भी थी, सब कुछ था उस हॉल में। बट शीशे के जस्ट किनारे ही सोफा लगा हुआ था। एक पर्सन बस कोने में बैठा हुआ था, और वो पार्टी की तरफ ना देखकर बल्कि सिटी की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो पार्टी उस होटल के 10वें फ्लोर पे रखी गई थी। सो दैट उसका कोई भी ध्यान पार्टी में नहीं था। उसका पूरा ध्यान बाहर की सिटी की जगमगाहट की तरफ था, या फिर खुद को वहां पर बिजी रख रहा था। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? आई मीन कहाँ है वो? वो सामने जो बैठा हुआ। जेडन की नजर उस तरफ चली गई। हाँ जी। और उसके मुंह से निकलने वाला हुआ कि जीजा जी, एंड फटाक से अपने मुंह पे हाथ रखता है। बेबूजिया ने उसे घूरा। अब इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। वो मन में कहता है, जब भी बोलता हूँ मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है भगवान। मेरा मतलब ये हांग वांग जो नहीं है, आई मीन हेयर स्टाइल से बता सकता हूँ मैं। अच्छा, तुम बहुत उसके हेयर स्टाइल को पहचानते हो? बेबूजिया ने जेडन को देखते हुए कहा। आई मीन कौन नहीं जानता है, एक ही चीज तुमके पास अच्छी हेयर स्टाइल। कुछ ज्यादा नहीं नोटिस कर लिया तुमने? बेबूजा ने उसे देखते हुए कहा। आई मीन वो सिंगल है, शादीशुदा नहीं, जो मैं उन्हें नोटिस नहीं कर सकता। बेबूजा ने खांसते हुए उसे देखा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, मुझे तो पहले से पता था। एनी बोलकर वो चला गया। इसे क्या पता था? बेबूजा ने उसकी तरफ देखी। बेबूजा को भी नहीं पता जेडन ने कौन सी बातें कही। कभी कभार दुनिया की भीड़ से
शहर की खामोशी ज्यादा अच्छी लगती है ना, किसी ने पीछे से उससे कहा। लांजान ने घूमकर देखा, उसके पीछे भी वूजियान था। उसे यकीन नहीं था कि इस पार्टी में भी वूजियान से उसकी मुलाकात हो जाएगी। वो जब से आया वो बस यहाँ पर बैठा हुआ है। पार्टी में आना जरूरी था, क्योंकि अब वो सीईओ है तो उसे ऐसी पार्टीज अटेंड करनी पड़ती है। तुम? हाँ, जवाब में उसने हाँ कहा। बैठो। उसने हाथ का इशारा किया और सोफे की तरफ बैठने के लिए कहा। वेइंग ने वाइन की गिलास उसकी तरफ बढ़ाई। मैं पीता नहीं हूँ। मतलब छोड़ दिया। उसने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, इससे पहले कि वे वूजियान कोई जली कटी बातें सुनाए। वेइंग ने महसूस किया वो बंदा उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बस शहर की तरफ देख रहा था। अच्छी नहीं लग रही पार्टी तो चले जाओ, वेइंग ने उसे देखते हुए कहा। लांजान घूमकर उसके चेहरे को देखता है। हाँ, अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन अब मन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम आ गए। डोंट थिंक कि मैं कोई फ्लर्टी बात कर रहा हूँ, बस अच्छा महसूस हो रहा है। उसने उसे देखते हुए कहा। बहुत अकेलापन सा लगता है। अचानक से लांजा ने बातें कहने लगा। पूरा कमरा भी अकेलापन लगता है, पूरा घर अकेला लगता है, पूरा गार्डन भी अकेला लगता है। मैं जब भी कमरे में जाता हूँ, हाय ना, तुम बोर फील कर रहे होगे मेरी बात सुनकर। तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है तो शायद ये इरिटेटिंग लगे, तुम मुझे रोक सकते हो। अ, तो तुम कह सकते हो, वे बुझाने ने अटकते हुए कहा। पूरी पार्टी चल रही थी, बट किसका ध्यान उनके ऊपर था। मैं जब भी कमरे में कदम रखता हूँ, ऐसा लगता है तुम बेड पे बैठे हो और तुम बस कहने वाले हो, कितनी रात में तुम आए, क्या तुम क्लब में थे। मैं जब भी गार्डन में जाता हूँ, मुझे बस एक ही चीज समझ में आती है, ये फ्लावर कितने अच्छे हैं, तुम कहाँ करते थे। मैं जब भी हॉल एरिया से गुजरता हूँ, ऐसा लगता है कि तुम वहां बैठे हुए ये पूछ रहे हो कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू, नथिंग एल्स। मुझे सच में बहुत अकेलापन लगता है, तो शादी क्यों नहीं कर लेते। विभूजियान ने उसे ऑप्शन दिया। दूसरी? लांजान ने दूसरा लगाया। क्या मतलब, पहली शादी को उसने माना ही कब था, बट उसके मुंह से दूसरी निकला तो विभूजियान भी हैरान। पहली बोलो लांजान, क्योंकि तुम्हारी पहली शादी होगी जिसे तुम चाहोगे। जिस शादी के कोई मायने नहीं होते उसे शादी में कंसीडर भी नहीं किया जाता। मायने नहीं थे, अब मायने हैं। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं कोई खुद को देवता सही साबित नहीं करना चाह रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं किसी और के साथ सरवाइव नहीं कर सकता। तो मतलब तुम अकेले रहने वाले हो। तुम्हारा क्या, तुमने किसी और को चुन लिया। बीइंग ने उसके चेहरे को देखा। ये क्या था। हाँ, सुना मैंने, कॉल पे, वीडियो कॉल पे, न्यूज में। इट्स ओके, सबको अपनी जिंदगी में एक राइट पर्सन चुनने का हक है। वो बात अलग है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा, इतना बुरा कि मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा। वैट, कोई बुझाने उसकी तरफ देखा। ये कब हुआ। ठीक है, उसके बारे में अफवाह ये तो जानते ही। वांग जी कहाँ का कनेक्शन कहाँ लगा रहा, कौन सा वीडियो कॉल, किससे बात। वेल, वी बुझान ने बालों को सहलाया। फिर मैं एक्सप्लेन क्यों करूँ, वींग ने मन में सोचा। या आई एम हैप्पी, वी बुझान ने बस इतना ही कहा। इट्स ओके, तुम्हें हैप्पी भी रहना चाहिए। तुम ठीक हो। थोड़ा रुकने के बाद जब उसने लांजन की इतनी बातें सुन ली तो वी बुझान को लगा कि इट्स नॉट ओके। तुम्हें क्या लगता है। घूमकर उसने वीभूजान की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थी, उसका चेहरा काफी थका था, उसकी आंखें भी काफी थकी हुई थी। बस वो वहां पर मौजूद था, मतलब उसका शरीर, शायद वहां उसका दिल लग ही नहीं रहा था। या मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। सो के मैं ठीक हूँ। थोड़ा रुकने के बाद उसने कहा, वादे मुबारक हो, तुम अब सीईओ बन चुके हो, बोर्ड मेंबर की वोटिंग भी तुम्हें मिली है। हाँ, लांजार ने बस हाँ कहा। ये बुझान उठा एंड वो वहां से उसे क्रॉस करता है। पीछे जाने के बाद उसने बस उसे एक बार पुकारा, लांजान। बिना पलटे हुए लांजा ने भी हाँ कहा। उसके लिए बहुत पेनफुल था चीजें। अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देखकर। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। बीइंग उसे क्रॉस करके चला गया। लांजान की आंखों में आंसू आ गए। वो आंखों से आंसू नीचे जा गिरे। एक ही चीज थी जो उसने कभी नोटिस नहीं की, वो खुद का किरदार था उसका। ये चीजें वो बहुत साल पहले हासिल कर सकता था। उसके मुंह से उसे ये चीजें पहले को सुनने को मिल सकती थी। आज उसे खो ना देता। खोने के बाद अगर उसने सुना तो अपने बारे में क्या सुना।
लांचा ने पलट कर देखा तो विभूजन वहां से गायब। कुछ चीजें वक्त के साथ ही अच्छी लगती हैं। वक्त गुजर जाता है तो कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, चीजें नहीं मिलती हैं। लोग जब पढ़ाई की जर्नी में होते हैं, 2-4 बार फेल होते हैं, सोचते हैं कि बस हो गया, अब नहीं हो रहा मुझसे। 2-4 साल जब बीत जाते हैं तब ख्याल होता है कि उस वक्त एक और एफर्ट लगा लिया होता तो शायद मैं इस तरह यहाँ पर ना होता। तो बस वही चीजें जिंदगी के साथ चल रही थी। वांग जी ने पलट कर देखा तो विंग वहां पर नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके। उस जगह वो निकल आया वहां से। उसने मैनेजर से चलने के लिए कहा। सीन शिफ्ट कर वहां जहां बेबूजन अपनी कार से काफी लेट में वापस आ रहा था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। हाँ, वही बुजान जो कि अपने घर से कुछ ही दूरी पर था कि उसने किसी को लिफ्ट मांगते हुए देखा। अभी क्या भला है, वे बुजान ने कार रुकवा ली। वैसे तो कभी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के साथ में नहीं चलता था, खासकर पार्टी वगैरह में। उसने देखा तो सामने का इंसान काफी जाना पहचाना लगा। फिर उसने कार की हालत देखी जो कि काफी बिगड़ी अवस्था में थी। क्या हुआ है? बेबूजा ने अचानक से कार से उतरते हुए कहा। जेडन भी वैरिड हो गया था। असल में कोई और नहीं बल्कि लंदन के मैनेजर थे जो भी लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। बाबा जो कि बिना ड्राइवर के चले आए थे। शायद कार की स्पीड ज्यादा थी और एक्सीडेंट हो गया है। और मैंने अपना फोन, मुझे नहीं पता कि मैं हड़बड़ी में जब मैंने सुना तो अपना फोन कहाँ रख दिया, मुझे याद भी नहीं आ रहा। यहाँ मैं बहुत देर से लिफ्ट के लिए मांग रहा हूँ। बाबा की हालत बहुत खराब है। कार के अंदर जब बेबूजान ने देखा तो असल में कार जो है सड़क के किनारे जो बैरियर लगे होते हैं ना, उससे टकरा गई थी, जिसकी वजह से लंजन का सिर सामने स्टेयरिंग पे लगा और वो फूट गया था काफी हद तक। और वो बेहोश भी हो गया था। अब कितना हद तक वो चोटिल था ये तो नहीं पता, लेकिन ठीक था, उसकी हालत ठीक नहीं थी। कमान क्विक, बेबूजिया ने जेडन से देखते हुए कहा। जेडन की तरफ देखते हुए कहा। सीन शिफ्ट होकर अगली सुबह 8 बजे के आसपास पहुंचता है। बेबूजिया नीचे अपने फैमिली के साथ चाय पी रहा था। किसी ने दरवाजा खोला, मतलब शायद धक्का वक्का मारा होगा। दरवाजा खुल भी गया था। किसी ने अपने हाथों से दरवाजे को और पीछे खींचा तो दरवाजा और ज्यादा खुल गया। अब वो कोई और था जो बेड की तरफ बढ़ रहा था। ठीक था, अभी बेड की तरफ उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था। बट ये क्या था? उसने किसी तरह पर्दा वर्दा खींचा एंड किसी तरह वो खड़े होने की कोशिश करता है, बट बेड पे लेटा हुआ इंसान जाना पहचाना नहीं। जो पर्सन बेड पे झांकने की कोशिश कर रहा था वह मुश्किल से उसका चेहरा देख पा रहा था, बट उससे उससे नहीं दिखाई दिया। बट वो पर्सन काफी दिमागी है तो पीछे शीशा लगा है, वो जानता है। उसने घूमकर शीशे की तरफ देखा, बट अपना प्यारा सा चेहरा देख वो खिलखिला के हंस पड़ा, क्योंकि वो नन्हा सा बच्चा है। क्योंकि अभी वो भूल गया कि बेड पे कोई अनजान आदमी है। वो बच्चा बस 3 से 4 साल का होगा। ठीक है, 3 या 4 के बीच कुछ कहा जा सकता है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई जा सकती है। बेचारे ने सिर्फ चड्डी पहन रखी थी, ऊपर से किसी ने उसे फ्रॉक पहना दी थी। वो मेरे लिए फिर फ्रॉक क्यों पहनाएगी, ये बात उसे भी समझ में नहीं आती है। उसके बाल कभी कटवाए नहीं गए तो पूरे लंबे लंबे उसके बाल हैं। वो बात अलग है, उसके गाल बहुत निकले हुए हैं। पूरी तरीके से वो मेल है, बस उसके छोटे अंकल उसे फीमेल की तरह देखते हैं, मतलब कि नन्ही बच्ची की तरह उसे ट्रीट करते हैं। बट वो बच्चा है, वो जानता है वो मर्द है पूरा। उसने दांत निकाल दिया। फिर से उसे ध्यान आया कि बेड पे कोई अननोन सा इंसान लेटा है। ये तो मम्मा नहीं है, उसे पूरा पता है। अब वो मम्मा के बेड पे किसी और को लेटने नहीं दे सकता है। 4 साल का वो बच्चा फिर से घूमा एंड वो इतना चंट है कि वो जानता है उसे चढ़ना कैसे है। तो पहले वो टेबल की तरफ भागता है, बट टेबल की तरफ मुश्किल था क्योंकि उस पे गिलास रखा हुआ था। गिलास नीचे गिरा एंड टूटा तो मम्मा ने उसे बैग पे चटका देना है। तो फिर वो पैरों के साइड पे पहुंचा। पर्दा जो लटक रहा था, मखमली सा बिस्तर था, वो लटक वटक के चढ़ने की कोशिश करता है। वो रेंग रांग के सीधा उस आदमी के मुंह के पास जाके बैठ गया, उसकी शक्ल देखने लगा। पूरी तरीके से अननोन पर्सन को बेड पे पाकर पूरा हैरान हो गया बच्चा। वो बात तो अलग थी, उसने देखा कि उस आदमी का माथा फूटा हुआ था जिसपे पट्टी बंधी हुई थी। आल्सो उसका कंधा भी फूटा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी शर्ट भी उसने नहीं पहनी थी और कंधे पर एक पट्टी लगी हुई थी। लेकिन बच्चे की नजर तो निपल्स पे चली गई थी एंड वो उसके अंकल अक्सर उसे दिखाते रहते टीवी में कि जाकर अपने डैडी का दूध पियो। एंड बेबी भी जो है वो देखकर एकदम दांत निकाल देता है। वो सब तो ठीक है, उसे नहीं पता वो डैडी है या नहीं, क्योंकि उसके अंकल जो जेडन अंकल हमेशा हर किसी को दिखा के डैडी डैडी बोलने लगते हैं एंड फिर उससे कहते हैं कि तुम्हें मार्केट का दूध पिलाया जाता है, तुम्हारे डैडी तुम्हें छोड़ के भागे क्यों, उन्होंने कभी तुम्हें दूध नहीं पिलाया। उसे नहीं पता कि दूध कौन पिलाता है, मम्मा पिलाते हैं, डैडी पिलाते हैं।
अब हर हैंडसम मर्द को जीतन बताता था कि तुम्हारे डैडी एंड बच्चा कंफ्यूज है कि हैंडसम आदमी क्या उसका डैडी तो नहीं है। नाक वाक फुला के वो देख रहा था बट उसकी नजर अलग ही जा रही थी। बेचारा भूखा भी था। सीन शिफ्ट होकर 10 मिनट बाद पहुंचा। वांग जी को अपने बॉडी में कुछ हलचल सी महसूस हुई। हाँ, उसने थोड़ा सा आँख खोलकर देखा। व्हाट? वो अचानक से इतनी तेज से चिल्लाया कि वो बच्चा लुढ़क के नीचे जा गिरा क्योंकि वो बच्चा निपास में मुंह लगाने की कोशिश कर रहा था। ये क्या है? वो अचानक से चिल्लाया। बेबी नीचे गिरने वाला हुआ कि वांग जी ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे खींच कर ऊपर कर लेता है। बच्चा कंफ्यूजन, वांग जी कंफ्यूज। बच्चे से ज्यादा वांग जी डरा हुआ था। ये हो क्या रहा था? कहाँ पर आ गया वो? क्या? ऊपर से चिल्लाने की आवाज आई। बच्चा कहाँ है? जेडन ने इधर तो देखा। बच्चा गायब था पीछे से। अभी पूजा ने कहा मुझे बस चाय पीने का मौका मिला और ये बच्चा। ओह गॉड, मैंने सबसे कहा था उसे अलग रख। वी बुजान सिर पकड़ के बैठ गया और वो पैनिक अटैक का शिकार हुआ। मम्मा ने कहा कि उस बच्चे ने कांड कर दिया। ऊपर जाओ, तुमसे कितनी बार मना किया था। वी बुजान, उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। मम्मा मैं क्या करता, घर करीब था, मैंने सोचा उसे ज्यादा हालत खराब है, घर पे ले जाओ। तुम कौन हो? वांग जी ने उसे देखकर कहा। बच्चा बोल पाए ढंग से तब तो बोले। कहाँ को क्या लाओ? कुछ बोल थोड़ी ना पा रहा था। वो तो बस उसे लगा कि उसके डैडी हैं। वो तो बस अंकल को बताने के लिए कहा। वो भी दूध पी चुका है। वो ऐसा नहीं है कि वो उसे दूध नहीं मिला डैडी का। वो तो कर रहा था, मतलब दूध पीने जा रहा था। हाँ, वांग जी ने अपने निपाल की तरफ देखा। बच्चे ने सच में मुंह लगा दिया था। वाट? वो सिर पकड़ के खड़ा हो जाता है। अचानक से जेडन दौड़ता हुआ आया। लांचान की नजर जेडन पे गई। जैसे उसके पीछे यानली आई एंड उसके जस्ट पीछे जियान चिंग आया और फिर टैड आ गए। वो वुजान गेट पे था। उसे अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बात अलग है, वो जानता है कि मैंने बट ये क्या था? तो लांजान ने सबकी तरफ देखा एंड उसके चेहरे से ही लग रहा था कि उसके तोते उड़े हुए हैं। मैनेजर भी जस्ट उसके पीछे खड़े हुए थे, मतलब सब लोग के पीछे, बस वहाँ वीवूजियान नहीं था। लांचान ने कमरे को देखा तो उसे कमरा जाना पहचाना नहीं लगा। वैसे तो वीवूजन के नए घर में कभी आया नहीं था बट इस बात से अंदाजा लगा चुका था कि वीवूजन की पूरी फैमिली वहां पर थी। देनवांग जी वीवूजन के घर में था। आल्सो पिंक कमरा देखकर वो समझ गया वो वीवूजन का ही कमरा होगा। अब उसे याद है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने टाइम की तरफ देखा। दैट्स मीन कि वो पूरी रात जगा हुआ था, पार्टी में था, तो शायद वो सो गया या फिर चोट की वजह से बेहोश है। तो बाद में जो उसकी आंख खुली, सारे लोग तोते उड़ाए हुए उस बच्चे को देख रहे थे। हाँ, वांग जी की नजर सबके ऊपर गई, फिर अपने शर्टलेस बदन पे गई। वो बात अलग, उसने शर्ट को उठाया फटाक से पहन लिया। एक लान जान की नजर फिर से उस बच्चे पे गई एंड पूरा हक्का बक्का हो गया। क्या है, दीदी का बच्चा है? उसने मन में सोचा, लेकिन इसकी शक्ल बेबूजान से ज्यादा मिलती है। लांजन ने मन में सोचा। बेबी ने सबको देखा, मतलब नाक वाक फुला रहा था। वो दिखा रहा था कि ठीक है भी हैंडसम सा कोई आदमी है। हैंडसम मतलब कि डैडी, चाहे जितने भी हैंडसम आ जाए, उसके डैडी में बात खत्म है। अबे यार, जियान चेंग ने उसकी तरफ देखा। जब उसने देखा कि लैंडन शर्ट पहना तो उसे आइडिया लगा कि जेडन जो उसे उलझुल जुलूल बातें बताता रहता, बच्चे ने कांड कर दिया है। तुमने जेडन जो कि आगे बढ़ा एंड बच्चे का हाथ पकड़ के मोड़ता है कि तुमने क्या कर दिया। बेबी जो है लांजन की तरफ भागा, पर लांजन ने हाथ पीछे कर लिया। ऑफकोर्स वो किसी और का बच्चा क्यों उठाएगा। वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, इवन वो शॉक्ड था पूरी तरीके से कि बच्चा कर क्या रहा था। अब बेबी ने देखा कि उसके डैडी ने उसे नहीं लिया। वो बात अलग है, उसे नहीं पता उसके डैडी है नहीं, मतलब हैंडसम मतलब डैडी, बात खत्म है ना। वो चीख मार के रोने लगा। अब वो बहुत ज्यादा रोने लगा। अब जेरिन कहता मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तो मारा नहीं है। वहाँ अलूल जलूल चीजें होने लगी। हे, किसी ने पीछे से पुकारा। बेबी ने घूम कर देखा, बस यही आवाज तो सुनी थी उसे। मम्मा से बताएगा कि अंकल उसे कितना मारा है। सबने घूमकर वीवूजियान की तरफ देखा। घर वालों ने रास्ता छोड़ दिया था। वीवूजियान भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बट ठीक तभी वो इंटर हुआ था। तुम्हें किसने मारा? हाँ, वीवूजियान थोड़ा आगे आते हुए कहता है। उसने अपने बच्चे को कभी भी तेज आवाज में बात नहीं की है। उसने उसे बहुत प्यार से पाला है। दैट्स मीन ये वीवूजियान का बच्चा है। कब कहाँ कैसे, बात तो यहीं पर रोकते हैं। बेबी आंसू आंसू हो गया। वो बात अलग है, चोट वोट कहीं नहीं लग रही, बट मम्मा ने इतनी प्यार से कहा तो दिखाना भी तो बनता है, मतलब थोड़ा मगरमच्छ बनना बनता है, वरना वीवूजियान का बच्चा नहीं होगा अगर मगरमच्छ नहीं बना तो। किसने मारा मेरे बच्चे को? अनवांग जी की दुनिया एक बार फिर से लुट गई। दैट्स मीन उसे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है हिडन तरीके से। ही हैज अ बेबी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। एक ही पल में उसकी दुनिया पूरी वीरान हो चुकी थी।
उसे जब से इस बात का एहसास हुआ था कि वो भी वूजान से प्यार करता है, हर दिन उसे कुछ न कुछ पेन मिला और अभी तक उसे वही मिल रहा है। वो समझता है कि जब ऊपर वाले दिखाने पर आते हैं तो यकीनन इंसान को इस बात का एहसास दुनिया में ही कराते हैं कि तुम कितना आगे करोगे, तुम कितना ही बुरा कर दोगे, तुम्हें सब कुछ भुगतना पड़ेगा। इसी जिंदगी में सब कुछ भुगतना पड़ेगा। वांग जी ने आज मान लिया था कि उसने जो कुछ भी किया था, अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता उसकी जिंदगी में, इससे ज्यादा वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें किसने मारा? बेबूजियान ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जेडन की गोद से उसे अपनी गोद में ले लिया। बेबूजियान ने उसके बालों को सही किया। मेरा बेबी, ये बोलकर उसके गालों पे किस करता है। बेबी ने लांजान की तरफ देखा एंड बेबूजियान की नजर तो अब लांजान पे गई थी। आई एम रियली सॉरी, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे इमरजेंसी में यहाँ पर लाना पड़ा। मेरा बच्चा बहुत तेज है। बेबी ने मम्मा की तरफ देखा। वो सब ठीक है लेकिन ये डैडी का टोन ऐसा क्यों है? वो तुरंत ही रेंगडांग के नीचे उतरने लगा। लगता है बच्चे को बेड पे जाना। बेबी ने अंकल की तरफ देखा तो बेबूजियान ने उसे बेड पे उतार दिया एंड वो सेक्रेटरी की तरफ मुड़ता है कि डॉक्टर को बुलवा दो, एक बार चेकअप करा ले, इसके बाद वो जा सकते हैं क्योंकि मैनेजर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं उसके। वो सब तो ठीक था, वो सब तो ठीक था। बेबी जो है बेबूजियान जो कि गोद से उतर के वो लांचन के जस्ट मुंह के पास जाके बैठ गया। ऐसा उसे हैरान होकर देखने लगे। वांग जी भी उसे देखने लगा कि बच्चा क्या कहने वाला है, क्योंकि वो भी उठ तो नहीं पाया था बट ठीक था, अभी टेक लगा कर बैठा हुआ था। अब हम जानते हैं बच्चा 3 या 4 साल के बीच में है, तो इतने बच्चे थोड़ा थोड़ा विस्पर करने लगते हैं, मतलब जैसे कि माँ ऐसे वर्ड बोलने लगते हैं, खाना ऐसे बोलने लगते हैं। इसे क्या हुआ? अब बच्चा एकदम से लांजान को रुआसा होकर देख रहा था। उसे शिकायत करनी थी कि उसके अंकल उसे आज तक क्या चिढ़ा रहे थे। इसे क्या हुआ? अभी बुज़ार ने मन में सोचा। सारे घर वाले हैरान। हाँ, लांजान ने देखा कि बच्चा कुछ हाथ से रिस्पॉन्स कर रहा था। बच्चे ने अपना हाथ लांजान के निपल्स की तरफ इशारा किया। तो उसने जब ये कहा तो लांजान फ्रीज एंड बीफूसियान ने मुंह पे हाथ रखा। मतलब बच्चा बच्चा दूध पीने की बात कर रहा था। वाट! सबके मुंह फैल गए थे उस जगह। इवन वांग जी डबल फ्रीज। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बाय द वे इसका अभी भी 2 पार्ट बाकी है। आई डोंट थिंक सो कि कल में निपट पाएगा। तो अगर संडे वाली स्टोरी संडे को आएगी तो आपको इसका अगला पार्ट मंडे को मिलेगा। बट स्टिल बताना कि कैसा लगा। मुझे अच्छी लगती है जर्नी जब एक उतार चढ़ाव लाइफ में दिखता है। किसी ने मुझसे कहा कि लांचन को ऐसा दिखाओ जैसा कि डंटेन में था, चुप था, खामोश था। बहुत स्टोरी ऐसी है जिसमें उसका किरदार सेम शुरू से वैसे दिखाया गया है। सम स्टोरीज में रोड एरोगेंट, मतलब लाइफ में स्टोरी में और अलग से क्या दिखा दो एंड देन मुझे दिखाना पड़ता है दे गॉट फाइनल हैप्पी एंडिंग, सो दैट इससे आगे अब क्या ही जाऊँ मैं। खैर अभी तक तो अच्छा जा रहा था। मुझे आज की जर्नी अच्छी लगी। अपना बताना कि कैसा लगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ना। हाँ, कमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।